वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो ऑल माय प्यारी प्यारी भाई बहनों, रेडी हो जाओ अब हमारे इंग्लिश के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए। तो आई होप आपके अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हो वो काफी अच्छे हुए हो और अब तैयार हो जाओ मेरे प्यारे प्यारे इंग्लिश के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आने के लिए। तुम्हें 2 रुपए की भी टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे आएंगे दीदी 100 आउट ऑफ 100, वो भी इंग्लिश में। ना, बस जो ये वन शॉट लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, ये जितनी भी लाइव क्लासेस तुम मेरे चैनल पे देख रहे हो, बस इन्हें आके अटेंड कर लो, 100 आउट ऑफ 100 आ ही जाएंगे, कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइटिंग सेक्शन। तो जल्दी से लाइव चैट के अंदर लिखो राइटिंग सेक्शन 18 आउट ऑफ 18, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद, इस सेशन को अटेंड करने के बाद 18 में से 18 नंबर तुम्हारी जेब में हो चुके होंगे। कोई आपको टेंशन नहीं लेनी दीदी मुझे फॉर्मेट नहीं आता, दीदी मुझे खुद से इंग्लिश में आर्टिकल लिखना नहीं आता, सब आ जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लगा दो अपना नाम, मुझे एक एक बच्चे का नाम जाना है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अपना नाम कमेंट करना है और आगे लिखना है 18 आउट ऑफ 18। इस राइटिंग सेक्शन के 18 में से 18 नंबर पक्के हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। तो तुम्हें जो है अब बताती हूँ पढ़ना क्या है हमें राइटिंग सेक्शन के अंदर। 18 नंबर का राइटिंग सेक्शन है हमारा टोटल में, ठीक है, और बहुत ही आसान से टॉपिक है हमारे, मुश्किल भी हैं तो अभी मैं आसान बनवा दूंगी तुम्हारे लिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है तो उसके लिए तुम जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सिमरन जहानी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, जिससे हर क्लास की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। सबसे पहले हमें पढ़ना है, देखो नोटिस राइटिंग, ये कंपलसरी है। कई मेरे भाई बहनों को पता ही नहीं होगा क्या क्या पढ़ना है, एक आध कॉन्सेप्ट भूल के ना चले जाओ, तो भाई लिख लो जरा, कोने में साइड में लिख लो, लाइव चैट में लिखो। सबसे पहले हमें नोटिस पढ़ना है और ये कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। और ये मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि 4 नंबर ये तुम्हारे पक्के हो गए, साइड में लिख लो 4 नंबर, इसमें से 1 मार्क्स भी तुम्हारा नहीं घटने वाला है, ऐसा मैं आपको फॉर्मेट कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले नोटिस पढ़ना है आपको। नोटिस के बाद ये इनविटेशन राइटिंग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हर बच्चे को हर दिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है आखिरी दिन तक। बट आज की जो ये क्लास है आपका आखिरी दिन तक का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कहाँ कार्ड बन देना है, कहाँ पे लेटर लगाना है, कहाँ पे बॉक्स बनाना है, नहीं बनाना, ईच एंड एवरीथिंग आपकी दीदी क्लियर कर देगी। फॉर्मल इनफॉर्मल हर टाइप का इन्विटेशन हम पढ़ लेंगे अभी क्लास में, ठीक है। आफ्टर दैट हमें लेटर राइटिंग पढ़ना है। ये जो लेटर राइटिंग है ये चॉइस में आ रहा है, एक लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। हम मेरे महान भाई कहेंगे, बहनें कहेंगी दीदी हम तो एक पढ़ के चले जाएंगे, तो हम तो लेटर टू एडिटर पढ़ के चले जाएंगे। क्या फॉर्मेट है उसका, छोटा सा फॉर्मेट है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। भाई साहब कभी कभी इतने खतरनाक टॉपिक पे लेटर टू एडिटर आ जाता है कि तुम्हें जॉब एप्लीकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू जॉब एप्लीकेशन इज काइंड ऑफ बेटर कई बारी कि इसका फिक्स फॉर्मेट होता है, यू कैन अटेम्प्ट इट, बट कई बार जॉब एप्लीकेशन भी घुमा के दे देते हैं, तो दोनों ही पढ़ के जाने, कोई चॉइस नहीं है। आई एम टेलिंग यू, सीबीएसई ने चॉइस दी है तुम्हारे को, बट तुम्हें पढ़ के दोनों ही जाने, बिकॉज मैंने कहा है तुम्हारे को, ठीक है। और मेरा अब 6 साल का एक्सपीरियंस है, हर बच्चा, जितने बच्चे 2-2 ये करके गए हैं, कोई चांस ही नहीं थी उनके नंबर कटने की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2 चॉइस में अगला टॉपिक, वो है हमारा आर्टिकल और रिपोर्ट, ठीक है। इसमें से भी जो तुम्हें पसंद आएगा पेपर में देख के, आर्टिकल इसका भी फॉर्मेट आता है, रिपोर्ट इसका भी आता है। अरे यार रिपोर्ट आसान लग गया, चलो इसे कर देते हैं। तो टोटल में 6 टॉपिक हमने पढ़ने हैं। एग्जाम में तुम्हारे को कितने सॉल्व करने हैं, एग्जाम में तुम्हारे को 4 सॉल्व करने हैं, 2 की चॉइस है, बट हम पढ़ के सब कुछ ही जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक कौन सा ले, चलो पहला टॉपिक कोई सा भी उठा देती हूँ मैं, जैसे वो मेरा मन करेगा। टोटल में ये 66 टॉपिक्स हम इस वन शॉट में कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड हर एक फॉर्मेट के नोट्स की भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है, तुम्हारे पास कोई रिफ्रेशर नहीं है, इस आखिरी टाइम पे मैं तुम्हें जो है आगे कुछ भी ये नहीं कहूँगी ये खरीद लो वो खरीद लो, तो स्टार्टिंग में भी नहीं कहती हूँ। मेरे पास मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे पास गूगल ड्राइव लिंक है, जो नोट्स मुझे प्रोवाइड करने हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक्स लगा दिए हैं, वो मैं यहाँ भी आपको कर सकती हूँ विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल पेनी, ओके। तो देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक लग गया, जहाँ पे आपको इन सभी के नोट्स का फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है नोटिस राइटिंग। ये आ रहा है 4 नंबर का और इतना आसान है 4 नंबर तो पक्के ही हो चुके हैं, ये समझ लो, ठीक है जी। तो नोटिस राइटिंग क्या है, नोटिस एक्चुअल में होता क्या है, तो नोटिस होता है जब भी आपको किसी को कोई खबर पहुंचानी हो, बहुत सारे लोगों को कोई खबर पहुंचानी हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, तो हम नोटिस लिख देते हैं। जैसे फ्रांस का नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा था कि कल से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ी जाएगी, तो नोटिस ही तो छपा था वहाँ पे, हाँ जी वही वाला नोटिस पढ़ना है हमारे को। तो ठीक है जी, देख लेते हैं नोटिस कैसे लिखा करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द नोटिस राइटिंग। तो नोटिस एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कन्वे करती है कोई मैसेज को बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे। जैसे स्कूल का टाइमिंग बदल गया, स्कूल में एनुअल फंक्शन है, स्कूल का स्पोर्ट्स मीट है, ये है वो है, फलाना है ढमकाना है, ठीक है। तुम किसी सोसाइटी की हो, तुम्हारा जो मोहल्ला है, तुम जिस भी मोहल्ले में रहते हो, तुम सदर में रहते हो, तुम्हारी सदर की जो सोसाइटी बनी हुई है
गया, पानी नहीं आने का, सड़क टूट गई है उस सड़क से बच जाना, ठीक है। जो है एक जो है स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्रोग्राम रखा गया है कि वहाँ पे उनको जो है हम जो है उनके लिए घर बनाएंगे, कुछ भी कोई भी टॉपिक आ जाए तो उस पर नोटिस लिखने को आपको आ सकता है। लॉस्ट एंड फाउंड पे भी आता है, तुम्हें कोई बैग पड़ा मिल गया कोने में अपने स्कूल में, नोटिस लिखो लॉस्ट एंड फाउंड का, जिसका है वो आके उठा के ले जाए। दिस इज द काइंड ऑफ नोटिस जो हमें पढ़ने हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, किसी स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कंपनीज, यहाँ सब में यूज़ होते हैं और बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे ये बातें बता देते हैं। अब नोटिस का जो फॉर्मेट है, इस साल की जो मार्किंग स्कीम आई है हमारी, मार्किंग स्कीम क्या होती है, देखो हमारा सैम्पल पेपर होता है ना सीबीएसई का, उसके साथ में मार्किंग स्कीम आती है। अब की बार की मार्किंग स्कीम में हमें नोटिस को बना के नहीं दिखा रखा गाइस बिल्कुल भी, बस ये बता रखा है कितने नंबर का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें बता रखा है नोटिस 4 नंबर का आएगा, जिसमें से 1 नंबर का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ये देखो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अगर तुमने लिख दिया, नोटिस वर्ड लिख दिया, डेट लिख दी, टाइटल लिख दिया, राइटर का नेम और डेजिग्नेशन, अगर ये चीज़ें आपने लिख दी तो आपके जो है, अगर आपने ये चीज़ें लिख दी तो फॉर्मेट का 1 नंबर तुम्हें मिल गया। बॉडी का 2 नंबर है आपका, जो कुछ आप सही सही एक्यूरेसी से कर रहे हो उसका 1 नंबर है। तो हमें इन सब चीज़ों पर पछड़ों में पढ़ना ही नहीं है। 4 नंबर है तो 4 लेकर आने हैं भैया, ये नहीं कि एक आध कहीं गवा देंगे हम, क्योंकि हम सिमरन दीदी के स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ नोटिस का फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट है ये कहाँ से मैंने कॉपी करा है, ये फॉर्मेट है हमारा स्टडी मटेरियल जो सीबीएसई के, केवी के, हमारे दिल्ली के जो है गिवन होते हैं वहाँ से है। ये हमारा सीबीएसई का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट से आप लिखोगे आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। 2-4 साल से यही फॉर्मेट चल रहा है, ये करेक्ट फॉर्मेट है हमारे नोटिस का। नोटिस में मेरा हर भाई बहन कंफ्यूज होता है, दीदी लाइन कहाँ छोड़े, दीदी वहाँ पे लाइन छोड़नी है, दीदी वहाँ पे लाइन। आज बताती हूँ लाइन का चक्कर क्या है, लाइन लीव करी क्यों जाती है। पहली चीज़, नोटिस में आपको एक याद रखना है, आप लाइन लीव करो मत करो, नोटिस नीट एंड क्लियर दिखना चाहिए। अगर आपने बिना लाइन लीव करे नोटिस लिखा है और आपका नोटिस क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको पूरे नंबर। लाइन लीव करने का मेरे प्यारे भाई बहनों एक ही मकसद होता है, क्लियरिटी लाना, क्योंकि ये नोटिस एक बहुत ही क्लियर वे में हो कि जो पढ़े उसे समझ में आ जाए। तो लाइन लीव करने के पीछे का मोटिव ये होता है, अगर आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन नोटिस के बीच में लाइन लीव कर रहे हो, डेट और इसके बीच में लाइन लीव कर रहे हो, तो मोटिव बिहाइंड लीविंग द लाइन इज टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप लाइन लीव कर रहे हो तो आपका नोटिस एक ही पेज में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका नोटिस एक से ज्यादा पेज में आ जाए, नहीं, बक्सा एक पेज पे बनेगा और उसी के अंदर नोटिस आ जाए। एक पेज पे नोटिस आपको बनाना है, ये नहीं कि इतनी लाइनें छोड़ दी कि एक पेज में नोटिस ही ना पूरे आए। बस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। और अब मैं बता रही हूँ तुम्हें कहाँ लाइन लीव करना, कहाँ मत करना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नोटिस के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा, बट स्टार्टिंग में बॉक्स मत बनाना, बॉक्स हम बनाएंगे एंड में। सबसे पहले हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा, और कॉमा लगा के उसके साथ में उसका शहर का नाम भी लिख देना है, जो भी हमारे को जो है नोटिस में गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आप इसके बाद कोई लाइन लीव मत करना, जैसा मैं बता रही हूँ फॉर्मेट वैसा लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। फिर कोई लाइन लीव मत करना और ये लिखना NOTICE, नोटिस, बोल्ड लेटर कैपिटल लेटर के अंदर, ठीक है। नोटिस लिख दिया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख दिया, डेट डालनी है, जैसे यहाँ डेट डालिए 9 अप्रैल 2024, आपका पेपर 11 मार्च को है, हम डेट डालेंगे 11 मार्च 2025। हेडिंग लिखोगे बहुत ही प्यारी सी, लॉस्ट एंड फाउंड है तो लॉस्ट एंड फाउंड वाली, ठीक है। अगर एनुअल फंक्शन के बारे में बताना है एनुअल फंक्शन, अगर स्पोर्ट्स मीट के बारे में बताना है तो उसकी जो भी हेडिंग होगी आपको क्वेश्चन में से बना के 1-2 वर्ड्स के अंदर, 3 वर्ड्स से ऊपर की हेडिंग नहीं होनी चाहिए, 3 वर्ड्स के अंदर आप हेडिंग लिख दोगे क्वेश्चन में से। अभी दिखा दूंगी कैसे ढूंढते हैं। देन एक लाइन लीव करके आप बॉडी लिखनी शुरू करोगे। हेडिंग और बॉडी के बीच में एक लाइन जरूर लीव करना, हेडिंग और बॉडी के बीच में एक लाइन मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। अब आपको लिखना है बॉडी के अंदर क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है और कौन करा रहा है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग वट एवर इट इज, जो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसके लिए बच्चों के नाम लिखवाने के लिए नोटिस देना है, जिसको डांस में पार्टिसिपेट करना आ जाओ, तो हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस यू हैव टू मेंशन। व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज, क्या हो रहा है, उसका डेट, टाइम, प्लेस ऑफ इवेंट, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है कि बच्चों को जो नाम लिखवाने के लिए आओ, जो बच्चे सिंगिंग में अच्छा, डांसिंग में अच्छा, ऐसा कुछ आप कह रहे हो। अगर कोई ट्रिप जा रहा है, हिस्ट्री का कोई म्यूजियम में ट्रिप ले जा रहे हैं, तो कितनी एक पेमेंट बच्चों को करनी है, ठीक है, किस टाइम से बस निकलेगी स्कूल से, ऐसी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। और पर्सन टू कॉन्टैक्ट आपको एंड में लिख देना है। ये आपका टोटल 50 वर्ड में होना चाहिए, बहुत बातें भी नहीं लिखनी। फिर एट द एंड आप एक लाइन लीव करना और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नेम और सिग्नेचर करोगे और डेजिग्नेशन करोगे। नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, दिस इज यू हैव टू डू, या खाली नेम और डेजिग्नेशन भी लिख दोगे, दैट इज ऑल्सो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं तुम्हें फिक्स्ड लाइंस तो बताऊँ, वही जो हमने एक मैजिक करना है अपने हर राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट में। तुम्हें इस राइटिंग सेक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, सारी मेहनत मैंने कर ली, तुम्हें लर्निंग करनी है बस। यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स है, थोड़ा सा लर्निंग मटेरियल करना पड़ेगा कि जो बॉडी की फिक्स लाइन्स में बता रही हूँ आप उन्हें लर्न कर लेना।
तो अब आते हैं हम एक नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले बक्सा बनाया, हमने लिखा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और उसकी जगह जो है, फिर बिना कोई लाइन लिख कर नीचे हमने नोटिस, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिख दी 11 मार्च 2025। ये है हमारे करेक्ट डेट का फॉर्मेट, बार बार नहीं बताऊंगी। अगर तुमने ऐसे लिखा 11/3/25, बेटा बहुत पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि इससे तुम्हारे नंबर गए। अगर तुमने ये लिख दिया 11 मार्च 25 तो भी जाएंगे नंबर। तुम्हें सिर्फ ये लिखना है 11th लिख दो, कोई बात नहीं, मार्च 2025 ये होनी चाहिए तुम्हारी डेट, दैट्स इट, ठीक है। और कई बच्चे देखते हैं ना ये ऐसे 20XX लिखा होता है, वो हमारे स्टडी मटेरियल्स में गिवन होता है कि बाद में भी वो चलता रहे, तो उसमें डेट आप लिख दो। तुम 25 चल रहा है भाई साहब 25 लिखो, बात नहीं, ये हेडिंग है आपकी। फिर ये है बॉडी, इसे लर्न कर लो, ज़्यादातर यही वाली बॉडी आपके हर एक उसमें काम आ जाएगी। अगर वो आ गया लॉस्ट एंड फाउंड तब एक अलग बात है, वरना सब में ये काम आ जाएगी। आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म द, और द के बाद में यहाँ डैश है, डैश में आप टारगेट ग्रुप लिखोगे। अगर स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्म करा जा रहा है तो स्टूडेंट, अगर कोई कॉलोनी के रेजिडेंट्स को करा जा रहा है तो कॉलोनी के रेजिडेंट, तो वो जो भी आपका टारगेट ग्रुप है उसको आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। दैट के आगे आप लिखोगे डैश इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय द स्कूल, अगर स्कूल का इवेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट है। ऑन लिखोगे आप ऑन, फिर डेट टाइम वेन्यू आप मेंशन कर दोगे। फिर एक आध एडिशनल लाइन आपकी होगी, जैसे कि मैंने कहा कि हम कहते हैं हिस्ट्री का ट्रिप जा रहा है जयपुर को, आप हो दिल्ली पब्लिक स्कूल के, दिल्ली वालों के बच्चे, बताओ। चलो अब हमने यहाँ पे बनाते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है। नोटिस हो गया 11 मार्च हो गया, ठीक है। ट्रिप टू जयपुर ना, हिस्टोरिक ट्रिप लिखते हैं, अच्छा बनाते हैं, हिस्टोरिक म्यूजियम ले जा रहे हैं ना, ट्रिप टू जयपुर, ये हमने हेडिंग बना दी, ठीक है। अब हमने लिखा दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, लिखेंगे हम। क्लास भी लिख सकते हैं ना, कौन सी क्लास को, बड़े बच्चों को ले जाएंगे, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th लिख दिया हमने, ठीक है। दैट, ठीक है, इवेंट को लिखेंगे अ हिस्टोरिक ट्रिप टू जयपुर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, लिख दिया, ठीक। अब आप एक आध डिटेल लिखोगे, द ट्रिप विल बी ऑफ 3 days, यानी कि ट्रिप होगी 3 दिनों की, 3 दिन लगेंगे, वो 3 दिन बच्चे वहीं रहेंगे, ओके। फिर आप एक लाइन यहाँ पे, जैसे ट्रिप वाली है तो ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैव टू पे ₹500 फॉर द ट्रिप, 500 रुपये का ट्रिप है, ठीक है। लास्ट में लिख दिया फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ठीक है। द स्कूल बस विल लीव द प्रेमिसेस ऑन 11 AM इन पर्टिकुलर डे, आपने लिख दिया कि 11 बजे स्कूल से बस निकलेगी, जब मर्जी जयपुर पहुंचे, 3 दिन होंगे, 500 रुपये लगेंगे, हिस्टोरिक ट्रिप है आपका। फॉर फर्दर डिटेल्स क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, नेम लिखा, डेजिग्नेशन लिखी। तो एक आध लाइन फालतू आपको, जैसे कोई डिफरेंट टाइप का नोटिस आता है उसमें लिखनी पड़ेगी, बट जो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज हुई है उसके लिए आप ये लिख सकते हो, एक लाइन ही तुम्हें खुद से लिखनी होगी बस, इससे ऊपर को कोई काम नहीं करना है आपको नोटिस के अंदर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं अब हम। हमारा क्वेश्चन आता है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यू आर साहिल सृष्टि, हेड गर्ल या बॉय ऑफ SKV लक्ष्मी विहार दिल्ली। A new auditorium has been constructed in your school which is going to be organized by inauguration होगा by Deputy CM। वाह। Draft a notice for your school notice board inviting student और उनके पेरेंट्स को इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, ठीक है जी। चलो देखते हैं, तो हम नोटिस का फॉर्मेट वही रहेगा हमारा। ये देखो मैंने ईयर कौन सा लिखा है, इसे करेक्ट करो सबसे पहले, ईयर 2025 होगा हमारा। ऐसी गलती तुम मत करना पेपर में, कई बार ऐसे अनजाने में हो सकती है ना, तो भाई ध्यान से लिखना है सब कुछ। तो SKV लक्ष्मी नगर दिल्ली, नोटिस लिखा, डेट लिख दी, इनॉग्रेशन सेरेमनी हमने डाला, यहाँ लीव लाइन जरूर करनी है। नो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, वही वाला हमारा फॉर्मेट रहा है, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट, ऑफ हटाओ यहाँ बीच में से, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द न्यू स्कूल ऑडिटोरियम इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड। बुक ऊपर से ही देख के लिखना है, ऑन 15 मार्च 2025 at 10 AM by Honorable Deputy CM of Delhi. All the students along with their parents are invited to attend the program. All the students along with their parents are invited to the program। 2 बार होगी ये लाइन, इसको लीव करो, ठीक है। 2 बार हो गई रिपीट, एक ही बार लिखनी है। All guests are requested to occupy their seats by 9:30 AM। For further clarification please contact the undersigned। एक लाइन लीव करके साहिल सृष्टि नाम लिखा, हेड बॉय हेड गर्ल, ये हो गया आपका पूरा का पूरा नोटिस। ये जो लाइन रिपीट थी इसे मत करना रिपीट, ठीक है जी।
ओके अब ये तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन है जो तुम्हें अभी अटेम्प्ट करना हो, मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो चेक करने के लिए, और अगर अभी यहीं यूट्यूब पे कर दो कमेंट सेक्शन में तो यहाँ भी कर दूंगी चेक। बीइंग अ सॉकर एंथुसियास्ट, तुम एक सॉकर एंथुसियास्ट, सो यू हैव सक्सेसफुली कन्विंस्ड अ फेमस सॉकर कोच टू कम डाउन टू योर रिमोट एरिया फॉर हंटिंग बडिंग टैलेंट्स इन द गेम, कि तुम्हारे यहाँ पे जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे तुमने एक फेमस सॉकर प्लेयर को बुलाया है कि वो जो है आके बच्चों को थोड़ा बहुत फुटबॉल जो खेलते हैं उन्हें देखिए, ठीक है। Therefore you decide to write a notice to be circulated in the school of the town, तुम्हारा जो शहर का स्कूल है वहाँ पे तुम एक नोटिस लगवा रहे हो, ठीक है। Do this to write up in 50 words using the proper layout. Sign up yourself as बिप्लब बनर्जी, सेक्रेटरी खड़गपुर फुटबॉल क्लब खड़गपुर, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम पता चल गया, आप बिप्लब बनर्जी हो, सेक्रेटरी हो खड़गपुर फुटबॉल क्लब के। पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स। ओके तो ये हिंट की लाइंस इसमें मैं आपको दे रही हूँ, वो सब आप खुद लिखोगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन नोटिस वगैरह वो खुद लिखोगे, अभी खुद बनाओ, कमेंट सेक्शन में यहीं पे बनाओ। दिस इज टू इन्फॉर्म द सॉकर प्लेयर्स ऑफ द स्कूल दैट द फेमस कोच सुंकटन सेन, ऐसी कोई भी नाम अपने पास से डाल दो, विल बी कंडक्टिंग ट्रायल्स इन प्लेग्राउंड, और कोई भी डेट लिख दोगे आप, फ्रॉम 7 AM। प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ एट द क्लब इफ यू आर अंडर 14 एंड अ पोटेंशियल प्लेयर ऑफ द गेम, कम इन प्रॉपर किट फॉर द ट्रायल्स, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड वॉट एवर। दिस इज योर हिंट, ये मैंने हिंट दिया है, ये लाइन्स आप यूज कर सकते हो, पूरा नोटिस बनाओ। क्या है क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन मैंने लगाया है ये। अब ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान वाले भी आप पढ़ ही लोगे आराम से। तो विद दिस गाइस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। चलो चलते हैं अब इसके भाई पे, यानी कि अगले टॉपिक पे, इनविटेशन राइटिंग। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इनविटेशन राइटिंग से। इनविटेशन राइटिंग बड़ा घुमाता है बच्चों को, तो मैंने कहा चलो भैया इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इनविटेशन राइटिंग क्या हुआ भैया, शादी का कार्ड जब घर में आता है और तुम्हारे दिल में जो है ऐसे ऐसे जो है ना वो खाने के लिए कि भैया मलाई कोफ्ता खाऊंगा, नान खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा, वहाँ डोसा खाऊंगा, वो जो दिल में लड्डू फूटते हैं, हाँ भाई वही इन्विटेशन राइटिंग तुम्हें लिखना है, तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर इन्विटेशन राइटिंग। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बताती हूँ तुम्हारे को कैसे लिखते हैं हम इन्विटेशन, ठीक है। इन्विटेशन, अरे इसका मतलब हमें बताने की जरूरत क्या है, कार्ड आए तो शादी का, हम तो पेपर छोड़ के शादी खाने चले जाए, बट खाली शादियों के लिए कार्ड नहीं दिया जाता, देयर आर अदर मैटर्स ऑल्सो। जैसे तुम्हारी एक नई सी दुकान खुली है, शोरूम खुला है, और तुम्हें उसके लिए सब लोगों को इन्वाइट करना है, तो भी तुम इन्विटेशन लिखोगे। तुम्हारा स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तुम्हारे घर पे कार्ड आता है मम्मी पापा को बुलाने के लिए, उसके लिए भी इन्विटेशन लिखा जाता है। इनफैक्ट तुम्हारे स्कूल में जब एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे या कोई भी बढ़िया सा फंक्शन होता है और उसमें कोई चीफ गेस्ट आते हैं, यानी कि कोई बड़े से क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा आपको कि तुम्हारा कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई बहुत ही फेमस डॉक्टर आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ के, तो उनको एज अ चीफ गेस्ट जब बुलाना होता है ना, तो उसके लिए भी इन्विटेशन दिया जाता है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स कि भैया किसी को इनविटेशन, एक जने को ऐसा बुलाना है भाई ये तो बहुत महान, ही सुपर फेमस, उसको हम कार्ड नहीं भेजते, फिर उसे लेटर लिख के भेजते कि भैया आपके लिए स्पेशली बैठ के लेटर लिखा है, आप बहुत महान हो, आपको आना है, इज्जत देते हैं उन्हें। और बाकी जो हमारे प्यारे प्यारे रिश्तेदार दोस्त होते हैं उनको तो कार्ड हम पकड़ा ही देते हैं। अब कोई दोस्तों में भी कोई बहुत क्लोज होता है तो उसको इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख के भेजते हैं कि भैया आ जाइए शादी में, कार्ड भेजने के बाद भी कह रहा हूँ हमारे को, ठीक है। दिस इज। अब आते हैं गाइस हम अपने फॉर्मल इन्विटेशन के ऊपर। तो फॉर्मल इन्विटेशन जब भी हमें अपने यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन करना हो, कोई भी ओकेजन और उसके लिए हमें गेस्ट को बुलाना हो, तो हम उसमें फॉर्मल इन्विटेशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मल इन्विटेशन है ये दो टाइप में होता है, एक होता है कार्ड टाइप में कि आप किसी को कार्ड भेज दो, एक होता है लेटर टाइप में कि आप किसी को लेटर भेजो। अब ये तुम्हें पहचानना ज़रूरी है कि कब कार्ड दिया जाता है और कब लेटर दिया जाता है। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपको मास पब्लिक को बुलाना हो, जैसे शादी है, 200-250 जने आ रहे हैं, 500 जने भी आ रहे हैं, 1000 लोगों को भी बुलाया जाता है हमारी शादियों के अंदर। तो जब भी कोई शादी होती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई लार्ज बहुत सारे लोगों को बुलाना हो, उसमें हम फॉर्मल इन्विटेशन का कार्ड टाइप फॉर्मेट को चूज़ करते हैं। तो चलो यहाँ लिखते हैं, जब तुम्हारी शादी होगी तो भैया कार्ड छपवाओगे तुम, और आज ऐसा कार्ड बनाना सिखा दूंगी कि अपनी शादी में खुद ही बैठ के अपना इन्विटेशन लिखोगे, ठीक है। पूरा का पूरा बैठ कर खुद अपना नाम, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का नाम, ऐसा पूरा ऐसा इन्विटेशन बनाना सिखा दूंगी, ठीक है। तो कार्ड इन्विटेशन हम कब लिखते हैं, जब हम मास पब्लिक को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बुलाना। अब ये थोड़ी भाई शादी का कार्ड एक एक जने को लेटर लिखे भेजो, ये वाले पड़ोसी का हो गया, अरे ये वो मेरे जो है ना वो जो वहाँ रहती है मासी उनका हो गया, फिर वो उसका, ऐसे थोड़ी होगा। एक कार्ड छपवा दो, सबको भेज दो, दैट्स इट। तो एक लॉजिक होता है हमारा कार्ड इन्विटेशन का, जब हमें लार्जर मास को भेजना होता है, बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, तो हम कार्ड लिखवाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बर्थडे पार्टी में भी, अब तुम्हारा किसी का बेबी हुआ है, ठीक है, 1 साल का हुआ और वो पार्टी कर रहे हैं उसके जन्मदिन की, तो भी कार्ड दिया जाता है। अरे तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आ गए, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर हो गया, मम्मी पापा ने सोचा पार्टी करते हैं, जरा 50 रिश्तेदारों के आगे थोड़ी सी टशन मारी जाए, तो उसकी पार्टी के लिए भी अगर जो है लोगों को बुलाया जा रहा है, उसके लिए भी कार्ड छपवा के हम भिजवा सकते हैं।
तो जब भी ज़्यादा लोगों को बुलाना होता है तो हम कार्ड छपवाते हैं। एनुअल फंक्शंस के लिए भी, अब आपके स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तुम सबके मम्मी पापा को बुलाना होता है, देयर 2000 10,000 इतने लोग भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम कार्ड छपवाते हैं। तो समझ में आ गया, कार्ड कब दिया जाता है? जब लार्जर पब्लिक होती है, ठीक है। अब आता है हमारा लेटर टाइप फॉर्मल इन्विटेशन, यहाँ फॉर्मल की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब लेटर टाइप फॉर्मल इन्विटेशन से वीआईपी और स्पेशल गेस्ट को दिया जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन है या फिर आपको स्पोर्ट्स डे और आप किसी क्रिकेटर को बुलाना चाह रहे हो, आप किसी बैडमिंटन प्लेयर को, आप किसी एथलीट को बुलाना चाह रहे हो, तो उनको आप ऐसे कार्ड नहीं भिजवा सकते हो कि हमारा एनुअल फंक्शन है आ जाओ। नहीं, वो क्यों आएंगे, थोड़ी इज्जत तो दो उन्हें। तो फिर हम उन्हें कार्ड लिख के भेजेंगे कि सर हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है इस डेट को, आप प्लीज़ आइए, बच्चों को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम उनको लेटर लिखते हैं। अब यही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। अब ये मत सोचना ये नहीं आता, सारे पढ़ा देती हूँ तुम्हारे को मैं, तुम्हें कोई भी इन्विटेशन आ जाए आपको टेंशन नहीं। ओके जी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने कार्ड वाले इन्विटेशन से। और कार्ड वाले इन्विटेशन में ना तुम्हें रियल कार्ड से समझाती हूँ। एक शादी का कार्ड लगा दिया मैंने, ये सच्ची का, किसकी शादी हो रही है? मनोज जी की और भावना की शादी हो रही है ये। चलो इनके इन्विटेशन कार्ड से समझते हैं। आपको स्कूल में जब आएगा, आपको एग्जाम में जब आएगा इन्विटेशन कार्ड बनाने के लिए, तो आपको कैसे लिखना है। तो देखो, जैसे ही आपने ये वाला इन्विटेशन जो कार्ड वाला होगा, इसको बॉक्स में आपको बंद करना है। ये लिख लो एक पेपर पे, इसमें बॉक्स बनेगा। क्योंकि कार्ड की फील कैसे आएगी, कैसे लगेगा कि आपने जो है एक कार्ड बनाया, उसे बक्से में बंद कर देंगे हम अपने पेपर पे, तो इट विल लुक लाइक अ कार्ड। ओके जी, अब देखो आपको लिखना क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द होस्ट। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, नेम ऑफ द होस्ट आता है सबसे पहले सेंटर अलाइन होकर। सेंटर अलाइन मतलब पेज के बीचम बीच के अंदर आप एक बक्सा बनाओगे और उसके बिल्कुल सेंटर में लिखोगे नेम ऑफ द होस्ट। अब जब शादी है या बर्थडे है, कुछ भी है, नेम ऑफ द होस्ट क्या हुआ? यानी कि जो पूरा का पूरा फंक्शन का खर्चा देने वाले हैं भाई साहब, तुम्हारा बजट जो देने वाले हैं। यानी कि तुम्हारी शादी तो मम्मी पापा होस्ट हुए ना, उनकी तो मेहनत की कमाई से प्यारी प्यारी शादी हो रही है तुम्हारी, ठीक है। बर्थडे है बच्चे का, जैसे 2 साल का, 3 साल का है, 10 साल का, जितने भी साल का बच्चा हुआ है, तो बच्चा थोड़े पैसे खर्च कर रहे हैं, नहीं ना, मम्मी पापा कर रहे हैं ना। तो होस्ट जिसने सभी को बुलाया है, जिसने सारा ऑर्गेनाइजेशन करा है, नेम ऑफ द होस्ट आता है हमारा सबसे पहले। अब अगर स्कूल हो जाए, यहाँ पे शादी और ब्याह को छोड़ो, अगर स्कूल हो जाए, अगर स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ पे होस्ट कौन होता है? वहाँ पे स्कूल का नाम लिखते हैं हम, स्कूल के टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स की तरफ से चब्बा काट जाता है कि वो इस फंक्शन को होस्ट कर रहे हैं। तो अभी शादी वाले फॉर्मेट पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि शादी का भी कई बार हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमने नेम ऑफ द होस्ट लिखना है, तो हमने नेम ऑफ द होस्ट लिखा मिसेस रेखा एंड मिस्टर सूरज गोयल, ठीक है। अब कई बार आपको एग्जाम में ये गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो आप खुद से बना के रख दो फिक्शियस, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको शादी का इन्विटेशन बनाने को है, लड़का लड़की का नाम ही दिया हुआ है बस, तो मम्मी पापा का नाम आप फिक्शियस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिक्शियस मतलब अपने पास से जो कोई भी नाम हुआ, किसी का भी नाम लिख देना तुम, ठीक है। चलो, बट अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है जी। तो नेम ऑफ द होस्ट सबसे पहले आता है, आपने लिखा, ये देख सकते हो, मिसेस रेखा एंड मिस्टर सूरज गोयल। नेम ऑफ द होस्ट आ गया, आपको यहाँ पे नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये मैंने कितनी चॉइस दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दी है, इनमें से 2 लर्न कर लो, ठीक है। नेम ऑफ द होस्ट के बाद एक प्यारी सी लाइन हम लिखते हैं इन्विटेशन देने के लिए, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है, मिसेज रेखा एंड मिस्टर सूरज गोयल कॉर्डियली इन्वाइट यू टू ग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुई, जो है हमारी एक कॉमन लाइन जो मैंने कहा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, कॉर्डियली इन्वाइट यू टू, ये आ गई ये लाइन। ये देखो, अब यहाँ देखो मैंने इनमें से ये लाइन जरूर होगी, ये देखो, कॉर्डियली इन्वाइट यू, तो ये वाली यहाँ पे लिखी गई है। अब इनको पढ़ो और मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में बताओ तुम कौन सी लाइन पसंद कर रहे हो एंड तुम कौन सी लाइन लिखने वाले हो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, ठीक है, इनवाइट यू टू ज्वाइन, रिक्वेस्ट योर बेनिजेंट प्रेजेंस, कौन सी तुम्हें पसंद आ रही है, कोई भी एक इनमें से 2 इनमें से लर्न कर लो, वही आप लिखोगे। सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखा और फिर ये वाली लाइन लिखी। तो चलो अब इसे रीड करते हैं। मिसेज रेखा एंड मिस्टर सूरज गोयल कॉर्डियली इन्वाइट यू टू, जो है, ग्रेस द वेडिंग ऑफ देयर सन। उसके बाद हमें लिखना होता है ओकेजन का नाम, कि क्या है, क्यों बुला रहे हैं आपको, इनवाइट किस चीज़ में कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो रही है भाई साहब वेडिंग की, और किसकी, उनके सन की, ठीक है। तो पूरी चीज़ हमारे को ये लिखनी होगी। अगर लड़की की होगी तो टू ग्रेस द, आप लिख दोगे वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, ठीक है जी। बट अभी ये सन वाला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार दोबारा अच्छे से रीड करते हैं। नेम ऑफ द होस्ट हमारा डन, नेम ऑफ द होस्ट हमारा हो गया, ये हमने नेम ऑफ द होस्ट लिख दिया। ये हमारा कॉर्डियली इनवाइट यू टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन भी लिख दिया, ओकेजन भी लिख दिया हमने, क्या है, बर्थडे है, मैरिज है, इनॉग्रेशन है, कोई भी हिस्टोरिक डे सेलिब्रेट हो रहा है, कोई भी ओकेजन होगा वो लिख देंगे। यहाँ पे हमारा ओकेजन आ गया वेडिंग।
अब वेडिंग के बाद में हमें लिखना है अपना ओकेजन बताने के बाद में, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, नेम ऑफ ऑनरी। अब ये शादियों में और बर्थडे पार्टी में होता है, नेम ऑफ ऑनरी यानी कि जो इवेंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। अब यहाँ पे इवेंट क्या है, शादी है, किसकी हो रही है, उनके बेटे की, तो यहाँ आ गया ना सन, ये हो गया नेम ऑफ ऑनरी, NOH जो मैंने लिखा है सन, तो सन का नाम बताया मनोज गोयल, ठीक है। विद, अब शादी एक जने की थोड़ी होती है, 2 जनों की है, ठीक है। विद लड़की का नाम लिखा भावना पटेल, एंड फिर हमें यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा लिखना होगा लड़की के मम्मी पापा का भी नाम, ठीक है। तो लड़के के मम्मी पापा का नाम है तो लड़की के भी मम्मी पापा का नाम आना चाहिए। तो हमने लिखा डॉटर ऑफ मिसेस वर्तिका एंड मिस्टर परेश पटेल, ठीक है। ये भी आप फिक्चर्स बना के लिखोगे जो तुम्हारा मन हो। अगर आपको आ जाए वेडिंग इन्विटेशन ड्राफ्ट करो तो आप कोई भी अपने पास से कहानी बना के लड़के का नाम लड़की का नाम लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आपने लिखा नेम ऑफ होस्ट, फिर गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, फिर नेम ऑफ ओकेजन बताया कि वेडिंग है, किसकी वेडिंग है, नेम ऑफ ऑनरी लिखा ऑफ देयर सन मनोज गोयल विद भावना पटेल। अब जो ये लड़का और लड़की का नाम लिखोगे वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, स्टाइलिश लिख देना, थोड़ा चमका हुआ सा वो दिखे, जैसे ये थोड़ा इटैलिक्स के अंदर और बोल्ड में लिखा है विद भावना पटेल, और फिर लड़की के भी मम्मी पापा का नाम आप कोई भी बनाकर लिख दोगे। आफ्टर दैट आपको सिंपल जो मेन इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए हर कोई इंतजार करते हैं, कहाँ है शादी, कहाँ जाके खाना वाना खाना है, किस डेट को है, वो लिखना है। तो फिर हमने लिखा डेट ऑन मंडे जुलाई 3 2000, आप लिख देना 25, ठीक है। जो भी आपको डेट लिखनी हो, कई बार पेपर में डेट गिवन होती है जो आप लिखना चाहो, बट डेट का फॉर्मेट ना आप ये वाला मत लिखना जो हमने पढ़ा है वही वाला लिखना, क्योंकि ये तो प्रिंटेड कार्ड है ना, तो इसमें ये वाला लिखा हुआ है। डेट आप लिखना ऐसे, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना। जैसे आपका पेपर 11 मार्च को है तो आपने लिखा भाई 20 मार्च का आप इन्विटेशन ड्राफ्ट कर रहे हो, 20 मार्च 2025, ये लिखना डेट का फॉर्मेट, जो डेट है, जो मंथ है, जो ईयर है, ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। उसके बाद हमने वेन्यू लिखा, डे भी लिख चुके हैं, डे अगर नहीं लिखना हो तो लीव भी कर दो तो भी कोई बात नहीं, डेट तो आ गई ना पूरी की पूरी। एट द शेरेटन होटल, कोई भी लिख देना, जो तुम्हारे आसपास का फेमस मंडप हो ना वो लिख देना। आप अगर क्वेश्चन में गिवन है इस मंडप में हो रही है तो वही लिखना है। 19 स्मिथ रोड, ठीक है, न्यू जर्सी, अरे ये तो अंग्रेजों का कार्ड है, ठीक है, जो भी आपने लिख दिया, जो भी एड्रेस है हमारा। फिर कुछ डिटेल्स ऐसे दे देते हैं कि भैया शादी इस समय है, लंच इस समय है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखा जाता है RSVP। अब RSVP क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिस्पॉन्डे सिल वू प्ले। ये लिखा जाता है इसलिए कि जिसने अगर शादी में आना हो तो वो जो है, जो होस्ट है उनको जो है बता दे, किसी तरीके से कॉल पे बताए या लेटर लिख के रिप्लाई करे कि हाँ हम शादी में आएंगे, वो उसी लेवल का अरेंजमेंट करे। अब जैसे 1000 लोगों को कार्ड गए और नीचे RSVP लिखा होता है कि अगर उनमें से जो लोग आ रहे हैं वो हमें बता दो आओगे कि हम 1000 लोगों के लेवल की फंक्शन की तैयारी करेंगे। मे बी उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा सॉरी हम तो आ नहीं पाएंगे, तो वो उस लेवल के फंक्शन की तैयारी करेंगे, इसलिए RSVP लिखा जाता है। तो एट द एंड आपको लिखना है RSVP, और RSVP के नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में, क्योंकि ये प्रिंटेड कार्ड है ऑलरेडी, इसमें एक ईमेल एड्रेस दिया, बट हम ये नहीं लिखेंगे, हम सिंपल नेम ऑफ द होस्ट लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर सूरज गोयल लिख देंगे और कोई भी एक फ़ोन नंबर लगा देंगे, कोई भी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे, वो बन जाएगा हमारा RSVP, ठीक है जी। एंड ये जो RSVP लिखना है ये हमें लिखना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। कहाँ लिखना है, इधर इस साइड पे लिखना है, सेंटर में मत लिखना। सो अब वेडिंग इन्विटेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं एनुअल फंक्शन में या स्पोर्ट्स मीट में जब भी बुलाना हो तो उस वाले कार्ड इन्विटेशन का क्या फॉर्मेट रहता है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, बट स्कूल है तो उसमें हमें एक चीफ गेस्ट जरूर बताने होते हैं कि कौन चीफ गेस्ट आने हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो यहाँ पे जब भी स्कूल की तरफ से इन्विटेशन जाता है तो नेम ऑफ द होस्ट कौन होता है, ये देखो ये आ गया नेम ऑफ द होस्ट स्कूल वाले फॉर्मेट में, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, और जो भी शहर का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा वही आप कॉपी करके लिख दोगे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ द होस्ट जब भी स्कूल की तरफ से, एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट है तो स्पोर्ट्स मीट, ये हो गया स्कूल का नाम। आफ्टर दैट क्या होगा हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और आपका नेम ऑफ होस्ट आ गया है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये आ गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है जी। तो शादी और इसमें बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमारे को ओकेजन बताना है, ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन, ये हो गया, ओकेजन भी आ गया। उसके बाद में नेम ऑफ ऑनरी था, जैसे शादी के अंदर नेम ऑफ ऑनरी कौन था, वो जो लड़का लड़की थे, यहाँ पे नेम ऑफ ऑनरी क्या है, एनुअल फंक्शन का ऑनरी कौन है, अरे स्कूल है ना, तो आप लिख दोगे ऑफ द स्कूल। तो नेम ऑफ द होस्ट आ गया, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑनरी क्या है, स्कूल है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा होता कोई बर्थडे जा रहा होता बच्चे का तो क्या होता, मिस्टर एंड मिसेस जो भी नाम लिखते, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, और उसका नाम लिख देंगे नीचे, वो हो गया नेम ऑफ ऑनरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्योंकि स्कूल वाले एग्जाम्पल पढ़े तो इसी पे रहते हैं, हमारा 1 नंबर ये पूरे पक्के हो गए, ठीक है।
बट अभी हम स्कूल पे, तो स्कूल पे ही ध्यान देते हैं। नेम ऑफ होस्ट आ गया, ओकेजन आ गया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया हमारा, और ये भी बता दिया कि स्कूल का एनुअल फंक्शन है। लास्ट में अब हमें लिखना है डेट, टाइम, वेन्यू कब है, तो हमने लिख दिया एट 5 PM ऑन 5 सितंबर 2025 कर दो इसको, यहाँ पे XX नहीं लिखना है, 2025 जो पूरा ईयर है वो आपको लिखना है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ये वेन्यू भी बता दिया आपने, ठीक है जी। तो डेट, टाइम, वेन्यू आ गया, आपको पूरे नंबर मिल गए। आफ्टर दैट जब भी स्कूल की तरफ से इन्विटेशन जाता है तो कोई भी आपको जो है वो देने होते हैं, क्या, चीफ गेस्ट का नाम देना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में गिवन है, श्री ID धीमान, एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, हैव काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस। तो यहाँ पे आप ये लर्न कर लो, कोई भी नाम आप बीच में लिख सकते हो, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइसेस। तो ये वाली आप लाइन पूरी की पूरी लर्न कर लो। एग्जाम में आपको गिवन होगा कि ये चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और नहीं गिवन होगा तो आप ऐसे ही लिख देना, एजुकेशन मिनिस्टर को बुला लो, किसी को भी बुला लो, फेमस कोई क्रिकेटर का नाम लिख देना, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। किसी भी फेमस, आप कोई भी इंसान आपको फेमस पता हो, ठीक है। स्पोर्ट्स मीट हो तो किसी जो है क्रिकेटर का नाम लिख देना, एंड एनुअल फंक्शन हो तो आप मिनिस्टर लिख सकते हो, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर लिख देना, कोई भी चीफ मिनिस्टर लिख दो, कोई बात नहीं। ये मत सोचना कैसे आ जाएंगे हमारे स्कूल में, कुछ भी लिख दो, कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज आजकल जैसे क्वेश्चन आते हैं उनमें चीफ गेस्ट का नाम गिवन ही होता है। एट द एंड लास्ट में हमें लिखना होता है RSV, तो ये पूरा ऐसे लिखना है R.S.V.P, फिर नीचे लिखोगे कौन हो गया। आप स्कूल में अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो कौन है, प्रिंसिपल, स्कूल का पूरा एड्रेस आ जाएगा। लास्ट में जो स्कूल वाले के इन्विटेशन होते हैं, हम चाहे तो एक ना वो लिख सकते हैं इसमें कि भाई एक मैसेज, प्लीज़ डू नॉट कैरी मोबाइल फोन्स टू द ऑडिटोरियम। एंड में हमने ये लिख दिया, या फिर ये भी लिख देते हैं, प्लीज़ बी सीटेड बाय 4 PM, कि 4 PM तक आके सारे मम्मी पापा बैठ जाए, और इसको बॉक्स के अंदर हमने बंद कर दिया। तो क्या कोई फ़र्क है कार्ड इन्विटेशन में और हमारे शादी वाले इन्विटेशन में या एनुअल फंक्शन में? नहीं, बस डिटेल्स ही तो डिफरेंट भरनी है, फॉर्मेट तो वही है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं अब हम, ठीक है, जिससे कार्ड वाला आपके टिप्स पे हो जाए। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सेंट मार्टिन डिसोजियन स्कूल पुणे, तो हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मिल गया है। द स्कूल हैज़ कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ इट्स मेरिशियस सर्विस, तो आपको नेम ऑफ ओकेजन भी पता चल गया। यहाँ से ढूंढना है क्वेश्चन में से, ओकेजन क्या है, 25 साल हो गए हैं भैया स्कूल को बने हुए, ये इसकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, तो नेम ऑफ ओकेजन भी पता चल गया। कब होनी है, वेडनेसडे को 30 नवंबर 2024 को। मिसेस J. जरवुड द फाउंडर प्रिंसिपल विल प्रिसाइड। देखो मैंने कहा था ना चीफ गेस्ट का नाम गिवन होता है, गिवन है चीफ गेस्ट का नाम कि J. जरवुड जो फाउंडर प्रिंसिपल थे वो आने को मान गए हैं चीफ गेस्ट की तरह। ड्राफ्ट अ सूटेबल फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंड टू द सिटी पेरेंट्स एंड स्कूल, जो पूरे शहर में जाएगा, जो बच्चों को जाएगा, ये सब, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ द होस्ट। तो नेम ऑफ द होस्ट स्कूल में क्या जाता है, द स्टूडेंट, स्टाफ एंड प्रिंसिपल ऑफ, और जो भी स्कूल है उसका नाम, सेंट मार्टिन डिसोजियन स्कूल पुणे। तो ये हो गया नेम ऑफ द होस्ट हमारा पूरा। नेम ऑफ द होस्ट के बाद गाइस क्या आता है हमारा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जो मैंने कहा तुम्हें लर्न करना है। तो कौन सा लर्न करना है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पे ये गिवन है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिजेंट प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ। मैं तो यही कहूँगी ये वाला पक्का लर्न कर लो, ये शादी में भी लिख सकते हो, बर्थडे में भी, पार्टी में भी, स्कूल में भी। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिजेंट प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, लिखो इस लाइन को कॉमेंट सेक्शन में सब बच्चे। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिजेंट, बेनिजेंट की स्पेलिंग भी सही लिखना, BENIGN, प्रेजेंस की भी स्पेलिंग सही लिखो, ऑन द ओकेजन ऑफ। ये हो गया हमारा, इस वाले स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को लर्न कर लो। हर बच्चा ये लिख के आ जाना, ये मत डरना CBSE कहेगा कि भैया हर बच्चे ने सिर्फ लिखा, नहीं बिल्कुल सही है, ये सबको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। ऑन द ओकेजन ऑफ, उसके बाद हमने ओकेजन बता दिया हमारा क्या ओकेजन है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है। कहाँ पे, ऑफ देयर स्कूल, नेम ऑफ ऑनरी भी आ गया। फिर डेट, टाइम हमें गिवन है वेडनेसडे 30 नवंबर, यहाँ पे वेडनेसडे गिवन है तो हमने लिख दिया। अगर आपको एग्जाम में कोई डेट गिवन ना हुई तो आप अगर स्किप भी कर दोगे कोई डे तो कोई बात नहीं, ठीक है। एट 4:30 PM इन द विद्यालय प्रेमिसेस, यानी कि स्कूल के अंदर ही होगा। हमने वेन्यू भी बता दिया, यहाँ गिवन नहीं था तो ऑब्वियसली विद्यालय यानी कि स्कूल के अंदर ही होगा, या फिर आप ऑडिटोरियम भी लिख सकते हो। उसके बाद हम चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे। मिसेस D. जरवुड, फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ सेंट मार्टिन डिसोजियन स्कूल, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइजेज एंड मोमेंटोस, या सिंपल प्राइजेज लिख देना। लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं RSVP में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है रहमतुल्ला, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, प्रिंसिपल का नाम इन्होंने दिया है, या आप कोई भी नाम आप लिख सकते हो। प्रिंसिपल का कोई नाम गिवन है नहीं ना, यहाँ अपने आप हमने प्रिंसिपल का नाम बना के लिख दिया। क्या कोई प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर गिवन है, नहीं गिवन है।
बट हमने लिख दिया। तो RSVP में कोई एक नाम लिखना है, एक फ़ोन नंबर लिखना है, और अगर स्कूल वूल का हो तो उनकी डेजिग्नेशन लिख देनी है। जैसे कि लड़का लड़की की शादी का कार्ड है तो उसमें RSVP, लड़की के पापा का नाम और उनका नंबर लिख देना है, दैट्स इट। लास्ट में यहाँ आप कोने में ऐसे भी लिख सकते हो, बेस्ट विशेस स्टाफ ऑफ स्टीन मार्टिन। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। बट RSVP हमेशा इस हाथ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और पूरा का पूरा इन्विटेशन सेंटर अलाइन। तो कार्ड इन्विटेशन समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं, ये देखो लेते हैं। ये फॉर्मल इनविटेशन कार्ड है, किसके लिए? बच्चे का IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया, गुड वन, ठीक है। तो मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता, ठीक है, तो नेम ऑफ द होस्ट आ गया। सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया। ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी, क्या है? पार्टी है ग्रैंड सेलिब्रेशन की, ऑफ देयर सन, नेम ऑफ द ऑनरी भी आ गया। रोहित सक्सेसफुली पासिंग द IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आपका पूरी ओकेजन भी पता चल गया, नेम ऑफ होस्ट, ऑनरी भी और होस्ट भी। एट 8 PM ऑन 31 जनवरी 2025 कर दो इसको, एट उत्सव बैंकेट हॉल, ठीक है, और पूरा का पूरा कोई भी एड्रेस बना के दे दिया। लास्ट में RSVP लिखना है तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, RSVP हम डेफिनेटली R.S.V.P यहाँ पे लिखेंगे, अंकल का नाम लिख देंगे मिस्टर राजकुमार गुप्ता, और ये जो नंबर यहाँ दिया है अपने पास से बनाया हुआ, उस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये याद रखो, RSVP उस हैंड पे होगा, पूरा ये बॉक्स में बंद करा। बाकी सारी डिटेल्स, ये नेम ऑफ द होस्ट से लेकर आपका वेन्यू तक की जितनी डिटेल्स है वो सेंटर अलाइन, RSVP उसको नहीं। सो गाइस, अब इसके आगे हम ना राइट टिक लगा देते हैं। कार्ड इन्विटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने शादी का भी कार्ड बना के देख लिया, एनुअल फंक्शन का भी देख लिया, और एंट्रेंस एग्जाम पार्टी का भी देख लिया। तो अब कार्ड इन्विटेशन देख लिया, अब इस कार्ड इन्विटेशन का रिप्लाई देखते हैं। तो फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड फॉर्मेट देख लिया, अब कार्ड वाले इन्विटेशन का रिप्लाई देखते हैं कैसे लिखना है। कुछ भी नहीं करना है, ये 2 सेंटेंसेस को लर्न कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को फिल इन द ब्लैंक्स कर देने हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे फॉर्मल एक्सेप्टेंस की। वैसे एक्चुअली में ऐसा होता नहीं कि तुम्हारे यहाँ पे शादी का कार्ड आए, बर्थडे पार्टी का कार्ड आए तो तुम रिप्लाई करते हो होस्ट को कि भाई हाँ हम आएंगे, बट आजकल फ़ोन पे तो बता ही देती हूँ ना, तो हमें पढ़ने में कार्ड को पढ़ना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मेट को पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में कई बार आ जाता है, एक शादी का दिखा दिया जाएगा कि ये शादी का कार्ड है, रिप्लाई करो होस्ट को कि येस यू विल कम। तो अगर कार्ड आता है तो कार्ड में ही रिप्लाई जाता है, और लेटर आता है तो लेटर में ही रिप्लाई जाता है। अब जैसे ये हमने पढ़े कि कोई शादी का कार्ड हमने देखा ना मनोज का और वो भावना का, तो रिप्लाई आएगा, जो 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 लोग उस शादी में जाएंगे तो उन्हें ऐसे रिप्लाई करना पड़ेगा कार्ड के फॉर्मेट में, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। ये सिंपल है, एक बॉक्स बनाना है, सेंटर का एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन हुआ है, डेट लिखनी है जो आप बना सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2025 मैंने यहाँ पे डेट लिख दी, ठीक है। अगर शादी की डेट गिवन है, जैसे मैं कह रही हूँ शादी की डेट 20 मार्च गिवन है यहाँ पे कि शादी 20 मार्च को है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप डेट डालो वो 20 मार्च के पहले की हो, ये तो नहीं ना शादी के बाद रिप्लाई करो कि हाँ हम आएंगे, तो पहले की डेट लगा दी। यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड लाइन्स लर्न कर लेनी है, मिस्टर एंड मिसेज डैश। अब डैश में जो क्वेश्चन में नाम गिवन होगा वो आप लिख दोगे, थैंक मिस्टर एंड मिसेज डैश, ठीक है जी, जो क्वेश्चन में नाम गिवन होगा वो लिख दोगे। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द डैश, डैश में लिख देंगे हम ओकेजन, मैरिज सन की है, डॉटर की है, बर्थडे है, क्या है, ऑन डेट, टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप लिखोगे दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कन्फर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन। और अगर आप रिग्रेट कर रहे हो तो सेम यही जाएगा हमारा, सेंटर एड्रेस लिखा, डेट लिखा, सेम टू सेम स्टार्टिंग की लाइन मिस्टर एंड मिसेज डैश, ये सब करके। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप एंड में लिख दोगे हाउएवर दे एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, कि नहीं आ पाएंगे शादी में या जो भी फंक्शन है उसमें क्योंकि पहले से कोई काम है, हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो एक इसको बना के देखते हैं, जैसे हम वो भावना और मनोज की शादी का ही रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया यू आर मिस्टर एंड मिसेज सहानी, ठीक है, और तुम जो हो मिस्टर एंड मिसेज गोयल के बेटे की शादी में नहीं जा पाओगे या जा पाओगे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिस्टर एंड मिसेज सहानी, ठीक है, थैंक मिस्टर एंड मिसेज गोयल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द, ठीक है, ओकेजन क्या है, वेडिंग ऑफ देयर सन मनोज, ये हो गया हमारा ओकेजन, ठीक है जी। ऑन क्या थी डेट हमारी, कोई भी जो है लिख देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कह दिया डेट है 20 मार्च 2025, टाइम लिख दिया 9 PM एट जो है रेजिडेंस 33, कि भाई ये इस जगह पे शादी हो रही है। दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कन्फर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन, ठीक है, हाँ कर दिया। अगर मना कर रहा हो तो ये लाइन सब कुछ सेम रहेंगी, हाउएवर दे एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह अगर होता बर्थडे पार्टी, ठीक है, कि उनके बेटे की शादी नहीं है बर्थडे पार्टी है, ऑन द बर्थडे
पार्टी ऑफ देयर सन जो है मनोज, और वही जो भी डेट लिख दिया आपने, और येस तो येस, नो तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे किस हिसाब से, ये देखो आप, यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू जो है दिल्ली, ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड अ हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कॉलीग, ठीक है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है एक फॉर्मल इन्विटेशन में रिप्लाई करना है हमारे को, क्योंकि जो है जो कॉलीग है हमारे को वो एक कार्ड भेजा होगा उसने, और हमने उसे कहना है हाँ जी हम आएंगे, ठीक है। तो सिंपल जो हमारे को एड्रेस गिवन है सेंडर का, लिखा है ना यू आर मिस्टर अजय गुप्ता 7 पार्क एवेन्यू, तो हमने यहाँ पे लिखा सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के हमने डेट लिख दी, जो मन में हो डेट आप वो लिख देना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 9 मार्च 2025। ओके, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे मिसेज एंड मिस्टर अजय थैंक मिस्टर एंड मिसेज सतीश शर्मा, अपने पास से बना के लिख दिया, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, नेम ऑफ द ओकेजन आ गया, हाउस वार्मिंग पार्टी, डेट आ गया, टाइम आ गया, अब लास्ट में क्या लिखा है, विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट्स देयर ग्रेट प्लेजर टू अटेंड दिस सेरेमनी। तो ये लास्ट लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, तुम चाहो तो वो जो ऊपर हमने ये वाली लर्न करी है ना, यही लिख सकते हो, यही जो लर्न करी यही लिख देना, दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कंसर्न देयर पार्टिसिपेशन इन द फंक्शन। बट ये मैंने एग्जाम्पल में तुम्हारे को एक लाइन और करा दिया, ये चाहो तो ये भी लिख दो, बट मैं कह रही हूँ कुछ नहीं, वही वाली लाइन आप सेम टू सेम लिख देना जो मैंने अभी आपको रिप्लाई में लिखवा। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, कोई एड्रेस डाल दिया हमने, डेट डाल दी, मिसेज एंड मिस्टर नवीन जैन थैंक मिसेज एंड मिस्टर GL बंसल फॉर द इन्विटेशन टू द इनॉग्रेशन ऑफ देयर शोरूम रिगालिया ऑन संडे 20 मार्च 2025, कि भैया पहले 20 मार्च को फंक्शन है, 15 मार्च को हम रिप्लाई कर रहे हैं, एट 11 AM, कोई भी एड्रेस डाल दिया। हाउ एवर दे एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, ये पढ़ा अभी हमने। रिफ्यूज़ल का पूरा यही था, शादी थी तो शादी लिख देना है, अगर कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ का है, कोई इनॉग्रेशन है तो इनॉग्रेशन लिख दी, ये हमारी रिफ्यूज़ल की लाइन आ गई। हाउ एवर दे एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, ये देखो ये कर दिया इस तरीके से रिफ्यूज़ल। तो क्या इसमें कुछ डिफिकल्ट है, बॉक्स बना दिया जिससे ये कार्ड टाइप लगे। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कार्ड इन्विटेशन कैसे देना है और कार्ड इन्विटेशन का रिप्लाई कैसे देना है। जो कार्ड इन्विटेशन का रिप्लाई है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है जो गिवन होगा क्वेश्चन में, तो वो वरना खुद से बना के, फिर आपको डेट लिखनी है एक लाइन लीव करके, डेट लिखने के बाद एक लाइन लीव करके आपको ये बॉडी लिखनी है, अगर जाओगे तो ये लिख देना है, नहीं जाओगे तो ये लिख देना है। आप क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्सेप्ट करना है या फिर रिफ्यूज़ करना है, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये है गाइज आपका होमवर्क क्वेश्चन जो आपको यहीं अभी कमेंट सेक्शन में बनाना है, इतनी टाइपिंग तो तुम आराम से कर सकते हो। यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ड्राफ्ट अ रिप्लाई ऑफ रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ करना है, एक्सप्रेसिंग इनेबिलिटी टू अटेंड हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कॉलीग, ठीक है। जैसे ये वाले में हाँ करा था ना आएंगे, अब मना करना है तुम्हें, और ये कमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने मुझे ये रिफ्यूज़ल बना के दिखाना है, ठीक है जी। तो इतने में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड फॉर्मेट। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्मेट के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ चीफ गेस्ट को ही दिया जाता है बुलाने के लिए, कोई VIP को बुलाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। तो इसके लिए तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जाएगा और उसमें हम लिख देंगे उनको कि जी हमारे स्कूल में ये फंक्शन है, आप आ जाइए। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या आता है, सेंडर का एड्रेस लिखा, सेंडर का एड्रेस कंप्लीट करने के बाद एक लाइन लीव करके डेट लिखेंगे, डेट के बाद एक लाइन लीव करके रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे और रिसीवर कौन है उसकी डेजिग्नेशन, देन सब्जेक्ट आया, फिर एक लाइन लीव करके सर आया, फिर बॉडी आई हमारी, डेट टाइम वेन्यू ऑफ द इवेंट, लास्ट में योर्स ट्रूली, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन। अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये देखो। ओके गाइस, तो ये सिंपल आंख बंद करके आप चीफ गेस्ट का फॉर्मेट लर्न कर लो और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर देना पेपर में देख के। सेंडर का एड्रेस आ गया, एक लाइन लीव करके डेट लिखी, एक लाइन लीव करके रिसीवर का एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन होगा, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, जो इवेंट दी हो वो लिख दी अपनी, सर मैडम, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, जो भी स्कूल का नाम है स्कूल का नाम लिखा, इस सेलिब्रेटिंग इवेंट का नाम लिखा, ऑन उसकी डेट लिख दी जिस भी तारीख को वो है, टाइम लिख दिया और वेन्यू लिख दिया। वी शैल कंसिडर इट ए ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, preside over the function and give away the prizes. Kindly confirm your availability at the earliest. Looking forward to hearing from you. Yours sincerely, नेम लिखो और लास्ट में यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा, डेजिग्नेशन भी लिख देना। सिंपल ही हो गया हमारा लेटर का रिप्लाई। अब यहाँ पे कोई बक्सा नहीं बनने वाला है, लेटर के रिप्लाई में कोई बक्सा नहीं बनता, ना ही लेटर के अंदर कोई बक्सा बनता, वो बस कार्ड में बनने वाला है बक्सा, ठीक है जी। अब आते हैं हमारा फॉर्मल रिप्लाई क्या होगा। अब चीफ गेस्ट के बाद चला गया, चीफ गेस्ट के पास एक जो है लेटर चला गया तुम्हारे स्कूल की तरफ से एनुअल फंक्शन में आने का, अब वो रिप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है।
फॉर्मल रिप्लाई टू प्रिसाइड, इनॉग्रेट या फिर जज करना किसी इवेंट को। तो ये रहा फॉर्मल एक्सेप्टेंस और ये रहा फॉर्मल मना करना। मैंने दोनों ही तरीके का लिख दिया, तो तुम्हें आई नो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, तुम्हें बस इन लाइन्स को लर्न करना है और एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक करना है। तभी मैंने कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद 18 नंबर तुम्हारे जेब में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हें ये नहीं किया खुद से बना के लिख दो भाई, फिक्स्ड लाइन दी है, इन्हें लर्न कर लो और जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉर्मल लेटर का ही पूरा का पूरा फॉर्मेट जाएगा। सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे, फिर आप डेट लिखोगे, फिर आप रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, एक एक लाइन लीव करके। अब अगर एक्सेप्टेंस है इनविटेशन को तो आप लिखोगे एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, और डिक्लाइन होगा तो डिक्लाइन लिख देंगे। सर लिखा, मैडम लिखा, और नेक्स्ट ये बॉडी है मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर, और यहाँ इवेंट का नाम लिख दिया। जैसे आपने लिख दिया एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन डेट टाइम वेन्यू लिख दिया। I am very much pleased to accept the invitation and will reach the venue in time. I hereby confirm my participation in the seminar, नहीं जो भी इवेंट होगा। I hereby confirm my participation in the event लिख देना। Yours sincerely, और जो भी आपका नाम है, चीफ गेस्ट का जो भी नाम है वो आप लिख दोगे। That's it. This is what you have to do. Acceptance हो गया ये फॉर्मल। अब अगर मना करना है आपको कि अगर आप नहीं जा पाओगे तो यही सेंडर एड्रेस, एक लाइन लीव करके डेट, एक लाइन लीव करके रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट में आप लिखोगे इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। नेक्स्ट ये बॉडी आएगी हमारी मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर, इवेंट का नाम लिखा। इवेंट मत लिखना है यहाँ पे, इवेंट का नाम लिखना है, ये इवेंट वर्ड नहीं लिखना है। जैसे एनुअल फंक्शन है तो बस एनुअल फंक्शन लिखना। टू बी हेल्ड ऑन डेट एंड टाइम, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है कि इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। However, I regret to say that I will be unable to accept the invitation because of prior engagement. Wish you the very best in this endeavor. Yours truly, और लास्ट में सिग्नेचर यानी कि नाम लिख देना आपको, जो है जो भी चीफ गेस्ट को बुलाया गया था ना उसका। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल जो है निग्लेक्ट करना। फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई का, वो भी कार्ड वाले का, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर द एनुअल फंक्शन ऑफ गुडविल पब्लिक स्कूल नोएडा, बट ड्यू टू सम अर्जेंट प्रायर एंगेजमेंट यू हैव टू डिक्लाइन द इन्विटेशन। होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है। कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे, डिक्लाइन वाला। बना दो जल्दी से। तुम कौन हो, ना तुम्हारा नाम बता रखा है ना कुछ बता रखा है, अपने पास से फिक्चर्स इन्फॉर्मेशन डालोगे, बस गुडविल पब्लिक स्कूल पता है और नोएडा पता है आप स्कूल। अब आते हैं गाइस हम हमारे इनफॉर्मल इन्विटेशन पे। नाम से ही समझ में आ रहा है इनफॉर्मल इन्विटेशन, ये वो इन्विटेशन होते हैं जिनको हम अपने पर्सनल लेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है और उसको हमें बुलाना हो, जैसे कोई छोटी सी इवेंट हो और हमें सिर्फ उन्हें बुलाना हो, या बड़ी इवेंट में भी हम चाहते हैं तुम ज़रूर आना, तो हम उनको फिर लेटर लिख के भेजा जाता है। ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, इसमें हम आई वी ये यूज़ कर सकते हैं। ये सेंडर एड्रेस जो होता है इसमें वो लिखा जाता है, रिसीवर का एड्रेस इसके अंदर नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना इस चीज़ को। डेट ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन गिवन होती है, बट कंपलसरी नहीं है कि आप ईयर वीयर मेंशन करो, ठीक है, बट हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। सैल्यूटेशन में आप डियर वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है योर्स लविंगली और योर्स अफेक्शनेटली, जैसे वहाँ हम सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली लिखते हैं, यहाँ आप लविंगली और अफेक्शनेटली लिखते हो, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मेट, ये देखो यहाँ देख लो आप। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस, मैंने कहा है आपको रिसीवर एड्रेस लिखना ही नहीं है। एक लाइन लीव करके हमने लिखा डेट, और एक लाइन लीव करके हम लिखेंगे डियर, जो भी नाम है जिसको आपको लेटर लिखना है वो। अब आप बुला रहे हो अपने किसी भी फ्रेंड को, शादी है, बर्थडे पार्टी है, कोई भी फंक्शन है उसके अंदर, तो आप ऐसे लिखोगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द डैश। डैश में क्या आएगा, नेम ऑफ द ओकेजन, कोई भी ओकेजन जो हो गया, यहाँ पे आप ओकेजन भर देना जो आपको एग्जाम में गिवन होगा। ऑन में आप यहाँ पे लिखोगे डेट कि वो ओकेजन किस डेट को है, एट टाइम लिख दोगे, और एट यहाँ पे आप वेन्यू लिख दोगे जो भी है, ठीक है, एट या फिर इन जिस जो बन रहा होगा। वी शैल हैव अ ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द इवेंट, या फिर डू जॉइन अस फॉर द, जैसे मैरिज है तो मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन। योर्स अफेक्शनेटली नेम। दैट्स इट गाइस, आपको मैंने इतने सिंपल फॉर्मेट बना दिया है इन्विटेशन राइटिंग के, जिससे आपको कोई टेंशन ही ना हो। तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन का लेटर है। इनफॉर्मल इनविटेशन में कार्ड कुछ नहीं होता, लेटर का ही फॉर्मेट आपको लर्न करना होता है। अब आपको शादी में बुलाना अपनी बहन की, तो भी आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। तुम्हारा अपना बर्थडे है उसमें भी। देखते हैं हम यहाँ पे, मैं कह रही हूँ योर नेम इज़ आंचल, ठीक है, और तुम्हें अपनी फ्रेंड तानिया को बुलाना है, इन्विटेशन लिखो, तो सेंटर एड्रेस कोई भी डाल दिया। मैंने लिखा 23 न्यू सन कॉलोनी दिल्ली, ये मैंने एड्रेस लिख दिया। डेट लिख दिया मैंने 15 मार्च 2025। डियर मैंने यहाँ पे लड़की का नाम किया तानिया, ठीक है, आप तानिया को इनवाइट कर रहे हो। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू टू द बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है, अपना बर्थडे है तो हम लिख देंगे टू माई कर देना बस यहाँ पे, टू माई बर्थडे सेलिब्रेशन ऑन डेट। अब 15 मार्च को लेटर लिख रही हो तो बर्थडे उसके बाद ही होगा ना, ऑब्वियसली होगा, तो 20 मार्च, ठीक है, 2025 एट 5 PM
एट माई प्लेस, की घर पे ही है बर्थडे, ठीक है। वी शैल हैव ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशन, योर्स अफेक्शनेटली, लड़की का नाम है आंचल, आंचल लिख दिया, दैट्स इट। इतना सिंपल फॉर्मेट में आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन लेटर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका रिप्लाई पढ़ेंगे कि जब आपके पास इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई करने को आए तो आपको क्या करना है। तो इसके रिप्लाई की स्टैंडर्ड लाइन्स ये रही, इन्हें लर्न कर लो, सिंपल वही करना है। तो क्या फॉर्मेट आएगा जब आपके पास कोई आया है कि इनफॉर्मल लेटर का रिप्लाई करो, आप इनफॉर्मल इन्विटेशन आया पार्टी का, उसका रिप्लाई करो, तो ये फॉर्मेट जाएगा। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस, उसके बाद एक लाइन लीव करके डेट, फिर एक लाइन लीव करके डियर, और आके जिस भी आपको जो भी गिवन है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आंचल ने तान्या को बुलाया अपने बर्थडे पे, तो यहाँ पे अब तान्या रिप्लाई करेगी और वो लिख देगी यहाँ पे डियर आंचल। अब यहाँ पे हमारी बॉडी जाएगी, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर इवेंट, ठीक है। यहाँ पे आप इवेंट का नाम लिख दोगे, फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। ऑन डेट लिख दी आपने, जो थी ना वो 20 मार्च को थी, 2025 को कहाँ थी, एट 5 PM लिख दिया। एट योर रेजिडेंस, होटल नहीं था तो घर पे था ना, तो एट योर रेजिडेंस लिख दिया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर, आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटियस ओकेजन, योर्स अफेक्शनेटली तान्या, ठीक है। तो अगर आप जाओगे पार्टी के अंदर तो आप सिंपल ये वाली लाइन्स लर्न कर लो, ऐसे आपका पार्टी का रिप्लाई हो जाएगा दैट येस यू विल गो। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ कि ये बर्थडे पार्टी का नहीं है, आपने अपनी फ्रेंड को अपनी सिस्टर की वेडिंग में बुलाया है, तो आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग, ऑन डेट टाइम होटल लिख दिया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो कि हमारे सारे फ्रेंड्स भी होंगे और मैं ज़रूर आऊँगी, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटियस ओकेशन। तो दिस इज द इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई। बात करते हैं, अगर आप अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में, बहन की शादी में, या वॉट एवर फंक्शन इनफॉर्मल इन्विटेशन में जो आपको मिला है उसमें नहीं जा पाओगे तो आपको क्या करना है, दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वॉट एवर, ठीक है। तो वही रहेगा, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन लीव करके डेट आएगा, और डियर में आपके दोस्त का जो भी जान पहचान वाला आदमी है उसका नाम आएगा। फिर वही आप करोगे, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर, और आप लिख दोगे इवेंट का नाम, ठीक है, फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग, फॉर योर बर्थडे, फॉर योर वेडिंग, फॉर वट एवर। ऑन डेट आप लिख दोगे, एट में आप टाइम लिख दोगे और होटल का नाम लिख दोगे। फिर आप लिखोगे, हाउ एवर रिग्रेट माई इनेबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज आई हैव एन ऑफिशियल टूर ड्यूरिंग दैट वीक, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, माई बेस्ट विशेज एंड गुड रिगार्ड, एक लाइन लिव करके और अफेक्शनेटली और आपका नाम। इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने दिमाग के अंदर इन लाइंस को। अगर आपको कोई आए कि आपको कोई फ्रेंड ने आपको शादी का कार्ड भेजा है अपना, अपनी बहन का, अपने बर्थडे का, अपने नए घर की इनॉग्रेशन का, यही होते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन के टॉपिक। आपको आपके कॉलीग ने उसकी नई दुकान खोली है उसके लिए कहा है, उसके नया घर का भूमि पूजन है उसके लिए बुलाया है, उसकी बेटी का बर्थडे उसके लिए बुलाया है। अगर आप नहीं जा पाओगे तो सिंपल आपको ये लाइन लिखनी है, इवेंट का नाम क्वेश्चन में से देख के, टाइम और होटल की लोकेशन जो गिवन होगी वो लिख दी, नहीं हुई तो अपने पास से बना के, और यही लिख देना है उस हफ्ते नहीं आ पाएंगे, कहीं बाहर जाने हैं, बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड। हर एक में जाएगी ये लाइन। तो राइट नाउ मेरा ये काम है, मेरा ये मन है, मैंने तुम्हें ऐसी फिक्स लाइन्स इसलिए दी है, इट इज़ वेरी इट्स लाइक अ स्पून फीडिंग, ठीक है, कि मैंने आपको लाइन्स दे दिया, यू कैन राइट इट, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बट आई नो इस समय पे जो है मैं चाहती हूँ तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, तो ये वो लाइन्स है जो आपके 100 आउट ऑफ 100 दिलवा देंगी, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं गाइज। हमने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं, तुम्हें बताना है मुझे कि हाँ हमने ये सब पढ़ लिया है। देखो गाइज, हमने फॉर्मल इन्विटेशन पढ़ा, इसके दो प्रकार पढ़े हमने, एक कार्ड टाइप और एक हमने पढ़ा लेटर टाइप। कार्ड टाइप में मैंने आपको मैरिज भी करा दिया, मैंने आपको जो है एनुअल फंक्शन भी करा दिया, और कोई और पार्टी हो उसका भी करा दिया। लेटर टाइप बस हमें चीफ गेस्ट के लिए पढ़ना है, चीफ गेस्ट के लिए, वीआईपी के लिए, वो भी हमने देख लिया। फिर हमने इनका रिप्लाई पढ़ा, फॉर्मल मैसेज का रिप्लाई, फॉर्मल वाले का रिप्लाई पढ़ा, कार्ड वाला रिप्लाई भी कर लिया, मिस्टर एंड मिसेस डैश थैंक मिस्टर एंड मिसेस डैश वाला भी, और ये चीफ गेस्ट के लेटर का भी रिप्लाई हमने पढ़ लिया। अगर चीफ गेस्ट आएगा तो वो कैसे हाँ करेगा, नहीं आएगा तो कैसे करेगा। फिर हमने पढ़े इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन जो है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट की तरह होता है। इसमें क्या होता है, रिसीवर का एड्रेस हमें नहीं लिखना होता, सेंडर का लिखना होता है, डियर लिखते हैं और अफेक्शनेटली लविंगली लिखते हैं एंड में। ये मैंने आपको एक कराया है, कोई भी पार्टी का हो उसमें आप दे दोगे। फिर रिप्लाई, इसका मैंने कहा है आपको, रिप्लाई भी इनफॉर्मल का आपका रिप्लाई क्या होगा लेटर में, और जो है एक्सेप्ट अगर आप कर रहे हो तो कि हाँ बहन मैं ज़रूर आऊँगी, और अगर डिफ्यूज़ कर रहे हो यानी कि डिफ्यूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़ कर रहे हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इन्विटेशन राइटिंग इससे क्लियर आई डोंट थिंक सो आपको कभी कहीं समझ में आ सकती है।
ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस क्या है, अगर आपको लेटर भेजना है, ये हो गया इनफॉर्मल लेटर भेजना है इनवाइट करने के लिए, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इनफॉर्मल इनविटेशन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है और फॉर्मल भी हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो मेरी स्लाइड है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के अंदर फॉर योर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिविजन के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लेटर टू एंट्री और जॉब एप्लीकेशन में से किसी को पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम जॉब एप्लीकेशन को। जॉब एप्लीकेशन क्या है, जब भी किसी जने को जॉब चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अखबारों के अंदर जहाँ पे भी वैकेंसी होती है तो वो वहाँ पे जो है एक लेटर लिख के भेजते हैं और अपना रेज्यूमे डालते हैं। आपने रेज्यूमे वर्ड सुना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, नाम क्या, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप उस जॉब के लिए सूटेड हो, तो हम एक रेज्यूमे लिखते हैं। बट रेज्यूमे के साथ में गाइस एक कवर लेटर भी लिखा जाता है जहाँ पे आप अपने बारे में जो है बताते हो कि मैं ये आपको रेज्यूमे डाल रहा हूँ या फिर मैं रेज्यूमे डलवा रही हूँ अपना और मेरे को प्लीज़ ये जॉब चाहिए एंड आई एम वेरी सूटेबल, उसमें हम ये बताते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कवर लेटर, दूसरा होता है रेज्यूमे। एग्जाम में आपको दोनों ही लिखने को आएंगे कि आप वो है कोई आपको एक इश्तिहार दिखा दिया जाएगा, एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया जाएगा और इसका रिप्लाई करो, ठीक है। तो हम कवर लेटर भी बनाते हैं और हम उसके बाद में रेज्यूमे बनाते हैं। तो ये देख सकते हो आप गाइज यहाँ पे, ये आ गया तुम्हारा फिक्स्ड फॉर्मेट आपके कवर लेटर का और ये आ गया रेज्यूमे का। तो जो रेज्यूमे है उसे हमें एट दी एंड बॉक्स के अंदर बंद करना होता है, बाकी लेटर तो सिंपल लेटर की तरह ही हम लिखेंगे। ये रही लेटर की हमारी फिक्स्ड लाइंस। तुम्हें बिना कोई टेंशन लिए इन्हें लर्न कर लेना और एग्जाम में इन्हें कॉपी पेस्ट कर देना हर स्टूडेंट। उसके अलावा कुछ करना गाइस हमारा सेंडर का एड्रेस जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, नहीं होगा तो आप अपने आप बना लेना कुछ भी, ठीक है। सेंडर के एड्रेस के बाद आपको एक लाइन लीव करके लिखनी है यहाँ पे डेट। अब कौन सी डेट आप यहाँ पे लिखोगे, आप कोई भी डेट लिख सकते हो जिस दिन पे आप ये लेटर लिख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे डेट लिख दी 15 मार्च 2025। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना जो आपका पेपर में दिया है कि भैया ये जो है न्यूज़पेपर के अंदर वैकेंसी आई है टीचर की, इंग्लिश की टीचर की वैकेंसी आई है ABC पब्लिक स्कूल में, और वो कब आया है, वो एडवर्टाइजमेंट डला हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट 12 मार्च का है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डेट कौन सी लिखोगे कि अगर एडवर्टाइजमेंट 12 मार्च का है तो ऑब्वियसली उसके एक आध दिन बाद आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर आपने डिसाइड करा मुझे यहाँ जॉब करनी है, तो तब आप यहाँ पे डेट क्या लिख दोगे, फिर आप यहाँ 15 मार्च लिख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। बट अगर तब आप यहाँ 10 मार्च लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगी कि भैया 12 मार्च को तो अभी उन्होंने इश्तिहार डलवाया पेपर में, तुम्हें पहले कैसे पता था उनके यहाँ वैकेंसी आई है। तो ये आप देखना, अदरवाइज ऐसी कोई डेट गिवन ही नहीं होती है पेपर के अंदर। आप जो यहाँ पे डेट लिखोगे सिंपल, आप जो डेट वन हो आपका वो लिख देना, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करके लिखना है द मैनेजर। अगर कोई कंपनी होगी ना, जैसे आपको कोई अकाउंटेंट के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, ठीक है, ऐसी जॉब आई हो तो आप द मैनेजर लिख देना। अदरवाइज आपका अगर कोई जैसे होटल का होता है, जैसा लिखा होता है कि आप द चीफ शेफ लिख सकते हो। जो भी आपका जो नेम होगा ना जिससे आप जॉब मांग रहे हो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको देख के लिख देना है। नहीं गिवन हो तो आप द मैनेजर लिख देना, क्योंकि HR डिपार्टमेंट और मैनेजर्स वही तो जॉब देते हो, तो आप द मैनेजर लिख देना। स्कूल के केस में आप द प्रिंसिपल लिख देना, स्कूल के केस में आप सिर्फ द प्रिंसिपल लिख देना। उसके बाद कंपनी का नाम, जैसे मैंने लिख दिया विस्तास जो है पब्लिकेशन, ठीक है, या विस्तास XYZ लिमिटेड, कुछ भी, कोई भी कंपनी आप लिख दोगे। और आजकल के जो क्वेश्चन है उनमें कंपनी का नाम भी गिवन होता है। स्कूल है तो मैंने यहाँ लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल, और कोई भी फिक्चर्स एड्रेस आप लगा दोगे। और आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको ये कंपनी का नाम, मैनेजर का नाम भी गिवन होता है कई बार, और उनका सिटी नेम, सब कुछ गिवन आता है हमारे को। अब एक लाइन लीव करके फिर हम सब्जेक्ट डालेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब मैंने आपको इंग्लिश टीचर कहा था ना, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, और आपका जो एग्जाम में पोस्ट गिवन हो वही वाली पोस्ट तुम्हें कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देनी है, दैट्स इट। फिर आपको एक लाइन लीव करके लिखना है सर, ठीक है, सिंपल आप सर लिखोगे, और अगर मैडम है तो मैडम लिख सकते हो। देन एक लाइन लीव करके आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी। तो एक बार लाइन लीव करने के लिए मैं यहाँ पे ना एरोज लगा देती हूँ, जहाँ जहाँ मैंने एरो लगाया है मतलब लाइन लीव होगी, ये लाइन लीव हो गई हमारी। अब जो हमारी बॉडी है वो 3 पैराग्राफ में आती है, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक जो है सेकंड पैराग्राफ, और ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं, सेम टू सेम यही लिखना। आप कोई भी आपको लेटर आ जाए यही आपको लिखना है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डैश, डैश के अंदर आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है जो हमारे को कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। नहीं गिवन हो द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना, दैट्स इट। एक कोड न्यूज़पेपर लर्न कर लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई आपका मन हो, बट मैं कहूँगी द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है हमारा
वो लिख देना, सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो ऑल ओवर द जो है कंट्री जाता है ना, तो आप वो लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम, बट अगर क्वेश्चन में आया है कि दैनिक जागरण और तुमने तब द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे। जो भी न्यूज़पेपर का नाम क्वेश्चन में गिवन है तो वही वाला, वरना द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम डेटेड। अब डेट क्या लिखनी है आपको, इससे पहले की डेट लिखनी है। जो डेट आपने यहाँ लिखी है उससे पहले की डेट लिखनी है, ये नहीं कि उसकी बात की लिख दो, क्यों, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई सेंस ही नहीं बनेगी कि भैया न्यूज़ डेटेड हम बता रहे हैं कि इस दिन को हमने ये एडवर्टाइजमेंट देखा था, इस दिन पर देखा था। तो अगर आप 15 मार्च को लेटर लिख लियो तो कम से कम उससे 2-4 दिन पहले तो आपने लिखा होगा ना कि हाँ यहाँ पे वैकेंसी आई है, तो हमने यहाँ लगा दिया 10 मार्च 2025। तो जो आपका डेट ऑफ राइटिंग द लेटर है, डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट उससे पहले की जानी चाहिए। इस चीज़ को समझो, इसको गलत मत लिखाना। जो डेट आप यहाँ लिखोगे उससे 2-4 दिन पहले की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। क्यों, क्योंकि हम बता रहे हैं इस दिन पे हमने ये एडवर्टाइजमेंट देखा था। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर डेटेड हमने लिख दिया, जो भी डेट है पुरानी इस वाली से। फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्या है, जो भी पोस्ट होगी क्वेश्चन में से लिख देना पोस्ट, पोस्ट का जो नाम है। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, मैं भी उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। फिर ये वाली लाइन लर्न कर लो, पक्का लर्न कर लो विद गुड स्पेलिंग्स, बिल्कुल सही स्पेलिंग से। आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट, तुमने बताया तुम्हारे पास एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है अबव पोस्ट के लिए, जैसे इंग्लिश टीचर है तो टीचर, शेफ है तो शेफ, वट एवर। आई हैव प्लेजेंट पर्सनैलिटी, फिर अपनी थोड़ी तारीफें करेंगे, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आई एम यंग एंड डायनामिक, मैं बहुत यंग हूँ, डायनामिक हूँ। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। अब आप ना ये सब में लिख सकते हो, आपको कोई भी जॉब हो और इफ़ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन तो वो जॉब के लिए आपका अच्छा रहेगा। तो आप ये लाइन सब में लिख देना, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो, कि अपनी लैंग्वेज में भी मैं अच्छे से बातचीत कर पाता हूँ, आई एम वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी अच्छा इंसान, ठीक है। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंचुअल, और अपनी और तारीफ करी। अब एक कंपनी को क्या चाहिए कि उनका एम्प्लॉय कैसा हो, हार्ड वर्किंग हो, पंचुअल और ऑनेस्ट हो, ये लिख दिया हमने। फिर आप एक लाइन लीव करके बाय बाय करने वाले हो, कंक्लूड करने वाले हो। आई एम इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा, कि मैं अपना बायोडेटा लगा रहा हूँ साथ में, जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह गिवन होंगी, फॉर योर परयूजल, जिससे आप उसे यूज़ करो, एंड काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी डे एज पर योर कन्वीनियंस, इंटरव्यू के लिए भी जब कहोगे तब आ जाऊँगा। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, एट द एंड फिर मक्खन लगाएंगे, अगर आपके इतने बढ़िया इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला। आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, मैं बहुत सिंसियरिटी से काम करूँगा, एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक मैं मेहनत करता रहूँगा। इन एंटिसिपेशन ऑफ फेवरेबल रिस्पॉन्स, ये एक लाइन लीव करके भी लिख सकते हो, उसके साथ में भी लिख सकते हो। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखना है योर सिंसियरली, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये ज़रूर लिखना है एट द एंड, क्या, एनक्लोजर लिखोगे ऐसे, 2 डॉट लगाओगे, 1 बायोडेटा एंड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपका हो गया कवर लेटर। अब तुम्हें क्या करना है इसमें एग्जाम में, इसे पक्का लर्न कर लो, मुझे नहीं कहना दीदी ये लाइन मुश्किल लग रही है, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे लर्न कर लो, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर का नाम क्वेश्चन में से देख के देखना है, नेम ऑफ पोस्ट लिखना है, और ये जो रिसीवर का एड्रेस है और सेंडर का एड्रेस देख के लिखना है। बस गाइस, आपको जॉब एप्लीकेशन के ये 5 नंबर हैं, ये 5 नंबर तो आज तुम्हारे जो है फुल हो गए, पक्के हो गए, अगर आपने ये कवर लेटर अभी लर्न कर लिया, ठीक है। 2.5 हुए हैं, 2.5 हमारे पक्के होंगे बायोडेटा से, ठीक है। ये आ गया आपका कवर लेटर। कवर लेटर के बाद बनता है हमारा बायोडेटा। बायोडेटा को हमें एक बॉक्स में बंद करना होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं लिखो। सबसे पहले नेम आता है, जो भी नेम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख दोगे। फिर फादर का नाम, वो तो गिवन नहीं होता तो खुद से बना के लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे हम कोई भी खुद से बना के। फिर एज लिखते हैं, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है कि वो इंसान पैदा हुआ 1997 के अंदर या 1995 के अंदर, तो उस हिसाब से आज 25 के हिसाब से, अब 2025 चल रहा है ना, उसकी डेट कैलकुलेट कर लेना कि जो 1997 में पैदा हुआ वो आप कितने का होगा, 28-29 का होगा, जो भी होगा, मतलब आप उसको लिखना कैलकुलेट करके, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी नंबर लिखना, 9823 जैसे, और XXX लगा देना, टोटल में 10 डिजिट्स होनी चाहिए। और पूरा भी लिख दोगे कोई फिक्चर्स बना के तो भी कोई बात नहीं, अगर XX नहीं लिखा आपने और कोई झूठा सा नंबर बना के लिख दिया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक ईमेल आईडी बना दी, जैसे नाम लिख दिया, जैसे आपको नाम गिवन है कि यू आर, मैंने कहा आपको गिवन है यू आर जेनी, तो आपने लिख दिया jenny@gmail.com, ठीक है। बस नेशनैलिटी लिख दी, इंडियन। मैरिटल स्टेटस, मैरिड दिखाना मैरिड दिखा दो, अनमैरिड दिखाना अनमैरिड दिखा दो, तुम्हारी मर्जी है। फिर आता है ये क्वालिफिकेशन का चार्ट, ये है मुद्दे की बात कि भैया तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो हम इसमें ये वाला आपको पूरा का पूरा बॉक्स बनाना है, स्केल लेकर जाना एग्जाम में। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखोगे,
सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकेंडरी क्या हो गया 10th, सीनियर सेकेंडरी क्या हो गया 12th। नेम ऑफ बोर्ड सीबीएसई, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने लिखा है, तुम्हें जो यूनिवर्सिटी लिखी हो वो लिख सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी लिख सकते हो आप लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कुछ भी। आपको कोई बार क्वेश्चन में गिवन होता है आप मुंबई के रहने वाले हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी लिख देना, दिल्ली के रहने वाला गिवन हो दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख देना, पुणे का गिवन हो पुणे यूनिवर्सिटी, एनीथिंग, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सीबीएसई, स्कूल लिख दिया एबीसी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे भी लिख दिया एबीसी पब्लिक स्कूल, एबीसी कॉलेज, ठीक है, कोई नाम लिख दिया कॉलेज का, ठीक है, स्टार कॉलेज, ये कॉलेज, वो कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ असली का कॉलेज लिखने की जरूरत नहीं, असली का लिखना हो असली का लिख दो। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है फिर आपको। अब आपने कोई भी ईयर ऑफ पासिंग लगा दिया कि कब 2000, हमने कह दिया 13 में 10th पास हुए, 15 में 12th पास हो गए, फिर ग्रेजुएशन हो गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, कुछ परसेंटेज लिख दी यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। अब ये बॉक्स के बाद में वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया कि भाई अब आप टीचर इंग्लिश की डिमांड कर रहे हो तो 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन जो है विजडम अकेडमी, कि भैया 3 साल से हम तो इसके यहाँ पे पढ़ाई रहे हैं, ठीक है। हॉबीज़ लिख दी, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक। एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000 पर मंथ लिख दिया, 1 लाख लिख दो तुम, तुम्हारी मर्जी, नेगोशिएबल लिख दो कि जो का होगा देखा जाएगा। फिर आपको 2 रेफरेंसेस देनी होती है। रेफरेंसेस क्या होती है, आपको एक नाम लिखना है, एक फ़ोन नंबर लिखना है और उनकी डेजिग्नेशन। अब जैसे कि आपके बारे में पता लगा पाए उस जने से। फॉर इंग्लिश टीचर जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, मिसेस रानी गुप्ता, प्रिंसिपल इंग्लिश अकेडमी, कि भैया ये जो मेरा पुराना वाला जगह जहाँ पे मैं पढ़ाती थी वहाँ की प्रिंसिपल है। एक और नाम लिख दिया मिस्टर तरुण भारद्वाज, ठीक है, ये लिख दिया एचओडी इंग्लिश डिपार्टमेंट और इंग्लिश अकेडमी, उस स्कूल का नाम लिख दिया। यहाँ पे कोई भी उनका फ़ोन नंबर लिख दिया, 99 कुछ भी करके, फ़ोन नंबर 72 कुछ भी करके। ये क्यों लिखते हैं हम रेफरेंस, कि आपके बारे में ये 2 जने जो आपके पुराने स्कूल के, उनसे पता लगा सकते हैं हम कि आप कैसे वर्किंग में थे। लास्ट में आप लिखोगे डेट, यानी कि वो जो जिस दिन पे लेटर लिखा था ना 15 मार्च, वही लगा दो कि प्लेस दिल्ली के रहने वाले हो तो दिल्ली के। लास्ट में सिग्नेचर में नाम लिख देना आपको, ठीक है, दैट्स इट। ये बन गया हमारा पूरा का पूरा बायोडेटा भी। तो जॉब एप्लीकेशन, इसको मुश्किल मत समझो। अभी लग रहा होगा दीदी बहुत लेंदी है, कुछ नहीं, 10 मिनट में आपका पेपर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें इस पर अपने तो दिमाग लगाना ही नहीं, बस क्वेश्चन में से देख के फिल इन द ब्लैंक्स करना है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे डेट कैलकुलेट करने में, ईयर ऑफ पासिंग के अंदर। चलो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बहुत ही आसान और लगेगा ये वाला टॉपिक। यू आर सुधा या फिर सुधीर, रेजिडेंट हो A7 शांति पार्क बेंगलुरु के। यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, ठीक है। वॉन्ट अ यंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विथ फ्लुएंसी इन इंग्लिश and Hindi to work as receptionist at customer care booth of NCR Group of Hotels, Delhi. कॉन्टैक्ट कैसे करना है मैनेजर को, along with your complete CV within 7 days of the advertisement। तो ये देख रहे हो within 7 days of advertisement है, तो हम बस 7 दिन का गैप ही लगाएंगे बीच में। चलो शुरू करते हैं हम। ये देखो, अब ये जो है ना, ये मैं अपना नहीं करा रही हूँ, ये आपको CBSE ने जैसा दिया है वो सेम टू सेम पढ़ते हैं। A7 शांति पार्क बेंगलुरु, पूरा एड्रेस आ गया। सेंटर का 3 लाइन में, 1 लाइन लीव करके डेट आ गई 17 अप्रैल 2024, बट अब 25 है तो हम इसे 25 मान लेते हैं क्योंकि पुराने स्टडी मटेरियल का है ना। फिर 1 लाइन लीव करके लिखा द मैनेजर NCR ग्रुप होटल दिल्ली लिख दिया। फिर 1 लाइन लीव करके आया सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। फिर 1 लाइन लीव करके सर आएगा और 1 लाइन लीव करके बॉडी आई। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, क्या न्यूज़पेपर का नाम गिवन है? गिवन है नहीं है, इन्होंने हिंदुस्तान टाइम लिखा है, कोई बात नहीं। हमने तो सोचा है हम क्या लिखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, कोई भी नहीं गिवन अपने पास लिख दिया। डेटेड, अब देखो ऊपर आपने डेट डाली है, क्या डाली है डेट, ऊपर क्या डाली थी हमने, ऊपर हमने डेट डाली है 17 अप्रैल और एडवर्टाइजमेंट हमने क्या लिखा 12 अप्रैल को, तो सही है। 7 दिन से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, 10 अप्रैल भी लिख लेते तो भी कोई बात नहीं। फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। I possess requisite experience and qualification. I want to join your group of hotels to fully utilize my potential. ठीक है, you may call me for interview on any date as per your convenience. I shall be able to join my duties at 1 month's notice if appointed. I am enclosing my detailed resume for your perusal. Yours sincerely सुधा सुधीर, enclosure detailed resume। और ये आ गया सुधा सुधीर का जो है, देखो बायोडेटा। लड़का का नाम सुधा सुधीर, ठीक है, पापा का नाम लिख दिया, एज लिख दी 25 साल, एड्रेस लिख दिया, हॉबीज़ लैंग्वेजेस नोन हिंदी इंग्लिश, नेशनलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दी, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 10th को CGPA 8.5 से पास करा और फिर 12th में जो है डिस्टिंक्शन आई है, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है 1st डिवीज़न में। प्रोफेशनल क्या है आपका,
कंप्यूटर्स करा है डिप्लोमा में, ठीक है। एक्सपीरियंस किया है रिसेप्शनिस्ट ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2 साल का। सैलरी नेगोशिएबल, रेफरेंसेस मोहित अग्रवाल, ये वो, एंड में डेट और टाइम लिख देना। तो ये मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ CBSE वाला। अब इसकी जो बॉडी है, जो बॉडी मैंने तुम्हें लर्न कराई है उससे डिफरेंट है ना, हाँ, बट तुम ये वाली बॉडी मत लिखना, तुम यही बॉडी लिखना जो मैंने तुम्हें लर्न कराई है, क्योंकि इसकी जो वर्ड लिमिट है ना पूरी हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड लिमिट है, और ऐसे जब आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। तो आप ओके, तो अब हम एक अपनी जो बॉडी पूरा मैंने तुम्हें लर्न कराया कवर लेटर, उससे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यू आर प्रेम या फिर पारुल, 16 TT नगर भोपाल, ठीक है। तो सेंटर का एड्रेस पता लग गया, तुम्हारा नाम पता लग गया। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, पोस्ट भी पता चल गई, नेम ऑफ द पोस्ट मार्केटिंग मैनेजर इन अ रेप्यूटेड फर्म मुंबई। रेप्यूटेड फर्म कहाँ की है? मुंबई की है। राइट अ लेटर टू पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चैतन्य एंटरप्राइजेस। अब देखो आप यहाँ पे, आपको रिसीवर की डेजिग्नेशन पता चल गई, किसको भेजना है? द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को, चैतन्य एंटरप्राइजेस के मुंबई के, अप्लाइंग फॉर द जॉब। तो रिसीवर का एड्रेस भी पता चल गया, सेंडर का एड्रेस भी पता चल गया, और पोस्ट क्या है? मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है जी। हम अपने कवर लेटर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। सेंटर एड्रेस आ गया 16 TT नगर भोपाल, एक लाइन लीव करी, हमने डेट डाली 11 मार्च 2025। द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चैतन्य एंटरप्राइजेस मुंबई, रिसीवर का एड्रेस हमें गिवन था। फिर एक लाइन लीव करके हमने डाली सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिल इन द ब्लैंक कर दिया मार्केटिंग मैनेजर। फिर एक लाइन लीव करके लिखा हमने सर, और एक लाइन लीव करके हम शुरू करेंगे बॉडी, वही जो लर्न करी थी। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, गिवन नहीं था तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। डेटेड 1 मार्च 2025 की, 1 मार्च को आया था, 11 मार्च तक हम डिसाइड करके आपको भेज रहे हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेटशिप फॉर द सेम। I have the needed qualification and experience for the above post. I have pleasant personality, young dynamic, I have good communication skills. सेम है, कुछ मैंने चेंज नहीं करा, सेम टू सेम है। ये भी पूरा सेम टू सेम लिख दिया। आई एम इंक्लूजिंग माई फोटोकॉपी दिस। योर सिंसियरली नाम लिख दिया, लड़के हो तो प्रेम लिख देना, लड़की हूँ तो आपको क्या नाम बताया? प्रेरणा बताया है, क्या है? पारुल बताया। लड़कियां हो तो आप पारुल लिख देना, सेम। क्या कुछ चेंज करा हमने इसमें? बस हमने टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, एक डेट लिख दी और पोस्ट लिख दी मार्केटिंग मैनेजर, रिसीवर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, एज पर द क्वेश्चन लिख दिया, बाकी सब सेम रहेगा। हो गया ये क्वेश्चन हमारा कवर लेटर। अब आता है इसका बायोडेटा हम बनाएंगे। हमने लिखा प्रेम, आगे कोई भी सरनेम लगा दे, जैसे यार रघुवंशी लगा दे, तुम गुप्ता कुमार कुछ भी लगा देना। फादर नेम कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमने लिखी 7 दिसंबर 1986। अब ये देखो, ये एज मैंने यहाँ गलत लिख दी, 32 नहीं 39 के होंगे भैया। 1986 अगर मैंने यहाँ लिखा तो अब तो 39 के होंगे ना। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिख दिया, prem@yahoo.in। नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस 39 के, तो चलो शादी करा ही देते हैं। क्वालिफिकेशन लिखते हैं आप, ठीक है। क्वालिफिकेशन लिखी, क्लास 10 CBSE चिन्मय पब्लिक स्कूल भोपाल 2001 में हुई थी, 91%, ठीक है। क्लास 12 CBSE से चिन्मय पब्लिक स्कूल भोपाल 2003 में 89%। बीकॉम करिए जयपुर यूनिवर्सिटी से दुंगर कॉलेज जयपुर 2006 86%। तुम्हें जो लिखना हो वो लिख देना, कोई भी कॉलेज बना दो, 90% लगा दो, कोई मनाही थोड़ी है तुम्हारे को। बस ईयर ऑफ पासिंग सही लिखना, जैसे 2001 मैंने यहाँ डाला तो 2 साल बाद ही तो 12th हो जाएगी ना, 11th हुई और फिर 12th हो गई तो 2003 हो गई। फिर ऐसे ही अपना यहाँ पे भी ईयर ऑफ पासिंग जो बीकॉम का है देख ली कितने साल में होती है और उस हिसाब से लगा दिया, ठीक है जी। वर्क एक्सपीरियंस हमने लिखा, वर्कड एज मार्केटिंग मैनेजर एट विस्तास एंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 4 years। ये देखो कितनी चालूबंदी करिए, विस्तास वो जो हमारी बुक है ना उसका लिख दिया, कोई भी एंटरप्राइजेस पीछे बुक का नाम लगा दिया। फ्लेमिंगो एंटरप्राइजेस भी लिख दोगे तो भी कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे। करंटली वर्किंग एज मार्केटिंग हेड इन शिनाया एंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 3 years। ये पर्टिकुलर अभी भी काम करें, नहीं बेरोजगार बैठे, अभी भी काम करें शिनाया एंटरप्राइजेस के अंदर। करंटली वर्किंग भी आप लिख सकते हो, ये लिखोगे तो इम्पैक्ट पड़ता है कि यार अभी भी आप काम कर रहे हो कहीं पे। हॉबीज रीडिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, एक्सपेक्टेड सैलरी 30,000 पर मंथ। अब 2 रेफरेंसेस लगा दी हमने, मिस्टर रजत मेहरा CEO विस्तास एंटरटेनमेंट दिल्ली, मोबाइल नंबर लिख दिया। मिस्टर केशव दास MD यूनिवर्सल मार्केटिंग बेंगलुरु, कुछ भी लिखा। कर्नाटका मुंबई, कर्नाटका, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दिया। फिर आपने एंड में लिखा डेट, प्लेस और आपका नाम, और इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ये हो गया हमारा बायोडेटा। अब डोंट वरी कि कोई रेफरेंस में क्या लिखना है, कोई भी रेफरेंस आप लिख सकते हो, बस ये रखना है स्कूल का रेफरेंस हो तो प्रिंसिपल और टीचर्स का रेफरेंस दे दिया, कंपनी का हो तो उनके CEO का, उनके मैनेजर का दे दिया, अगर कोई शेफ़ का आया तो भैया पुराने वाले होटल के शेफ़ का दे दिया, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में कोई भी एक कंपनी बनाई और उसका 2 years जो है वर्किंग एक्सपीरियंस, कोई कंपनी लिखी फॉर द लास्ट 4 years। करंटली वर्किंग कोई भी एक स्कूल लिख दिया, करंटली वर्किंग एट ABC पब्लिक स्कूल। दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर। ये कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये देखो हमारा KV का जो स्टडी मटेरियल है ये उसका है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाली का जो है। आपको क्या करना है,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए, तो ये फॉर्मेट आ गया। अब देखो इसकी जो ये सेंटर लाइन्स है ये अलग है, सब में आपको अलग दिखेगी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको एक स्टैंडर्ड लाइन्स बता दी हैं हमारी, जो ये वाली है जिस पे आपको नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे। ये कवर लेटर की लाइन्स हो गई, ये आपका बायोडेटा हो गया। तो विद दिस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, लेटर टू एडिटर। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लेटर टू एडिटर। वेरी इजी, वेरी प्यारा सा लेटर टू एडिटर हम पढ़ते हैं। लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट में हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लर्न करना है, और जो भी आपको टॉपिक आया हो उसके ऊपर लिख देना है। अगर आपको आया हो कि आप एडिटर को लेटर लिखो, आप यहाँ की सड़कें बंद हैं तो उस पर लिख दिया। आप लेटर टू एडिटर लिखो कि भैया अब आजकल के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, उस पर लिख दो। आपको लेटर टू एडिटर आया कि आपको पेड़ नहीं कटने देने, यू वांट कि लोग जो है पेड़ों को बचाए, उस पर लिख दो। आपको लेटर टू एडिटर आया कि वुमेन एजुकेशन का बढ़ावा देने के लिए आप एक आर्टिकल लिखवाना चाहते हो बाद में, उस पर लिख दो। जो आपका मन हो उस पर आपको लेटर लिखने को आ सकता है। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है हमारा, चलो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट में आता है हमारा सेंडर का एड्रेस, जो ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में दिया होता है। नहीं दिया होता हम अपने आप बना देंगे। कोई भी एक सेंडर का एड्रेस 2 लाइन में लिख देना, 3 में भी लिख दो तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर नहीं चाहिए। जैसे मैंने लिखा 33 सन कॉलोनी दिल्ली बस, या फिर हमने लिख दिया हाउस नंबर 33 सन कॉलोनी दिल्ली। 3 लाइन में या 2 लाइन में सेंडर एड्रेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन एक लाइन लीव करके हम लिखते हैं डेट, एक लाइन लीव करके हम लिखेंगे द एडिटर, यही लिखना है। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, जो अभी आपका न्यूज़पेपर है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जैसे कि आपने लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये न्यूज़पेपर है और ये पुणे का है तो पुणे लिख दिया, जयपुर है तो जयपुर लिख दिया। अदरवाइज नहीं गिवन होता हमारे को तो सिंपल हम लिखेंगे द एडिटर, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लर्न कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, कुछ भी, और न्यू दिल्ली लिख दिया, मुंबई लिख दिया, एनीथिंग यू वांट। फिर एक लाइन लीव करके आप सब्जेक्ट लिखोगे, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर एक लाइन लिख करके आप सर और मैडम लिखोगे, एंड देन आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे आपको ट्रीज़ के बचाने में लिखना है तो आप वो सब्जेक्ट लिख दोगे, आपको वुमेन एजुकेशन पे लिखना है तो वुमेन एजुकेशन लिख दो, दिस इज़ व्हाट। अब आती है हमारी 3 पैराग्राफ जाते हैं। पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी लाइन, जो सेम रहती है, उसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो क्या रहेगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। अब द के बाद में आपको थोड़ी सी चॉइस करनी होगी। कंसर्न अथॉरिटीज़ लिखोगे अगर आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हो, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, गड्ढे भरे हुए हैं, गार्बेज प्रॉब्लम है, वाटर स्कैर्सिटी है, तो कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है टू द प्रॉब्लम आप लिखोगे। ये देखो यहाँ पे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू द प्रॉब्लम, और आगे प्रॉब्लम बता दोगे। वाटर स्कैर्सिटी इन ABC कॉलोनी, गार्बेज प्रॉब्लम इन ABC कॉलोनी, वो आपको प्रॉब्लम एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी। अब अगर आपको आया हो कोई इशू के ऊपर, जैसे वुमेन एजुकेशन, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इशू है, बर्निंग इशू है जिस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ये एक इशू है, बच्चों का बहुत मोबाइल यूज़ करना, बच्चों का बहुत सोशल मीडिया चलाना, ये एक इशू है, प्रॉब्लम नहीं है। इस पर जो है मिलकर सबको काम करना होगा। ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट घर पे कोई भेजेगी किसी को, तुम्हारा फ़ोन उठा लेगी भैया ज़्यादा देर रील नहीं चलानी, नहीं, ये एक इशू है, इस पर सबको मिलकर काम करना होगा। तो अगर कोई इशू पे आएगा तो आप लिखना कंसर्न रीडर्स, और अगर कोई प्रॉपर प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही, पंखा नहीं चल रहा, ये है वो है, गार्बेज है, एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल वर्क नहीं कर रहा तुम्हारे यहाँ का, वो एक प्रॉब्लम है, तो तब आप लिखोगे। अगर आपको कोई इशू आता है तो तब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, तब आप लिखते हैं कंसर्न्ड रीडर्स टू द इशू, और आगे आप इशू बता दो। फिर आएगा आपका पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ 2 पे कैसे जाओगे, एक लाइन लीव करके और बस बिल्कुल अपना लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम में आपको बताना है क्या प्रॉब्लम है, अगर लाइट नहीं आ रही तो लाइट क्यों नहीं आ रही है, रोड सेफ्टी फॉलो नहीं हो रही है तो वो लिखना है, बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसका रीज़न लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है फ़ोन उनके हाथ में है, एंड दिस दैट, जो भी आपने लिखा उस प्रॉब्लम को, तीन प्रॉब्लम्स बताई उसकी। अगर जैसे पानी नहीं आ रहा है तो आपने लिखा कि लोगों को स्कूल जाने में देर हो रही है, ऑफिस जाने में देर हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है तो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हो सकती हैं, ये सब प्रॉब्लम लिखी, ठीक है। राइट अ सॉल्यूशन, एक आध सॉल्यूशन लिखा खुद की तरफ से, एंड देन आपको पैराग्राफ नंबर 2 को एंड कर देना है। तो जो पैराग्राफ नंबर 2 है, दिस इज द रियल डील, इसको आपको खुद से करना होगा। यहीं पे मैंने आपको इसलिए कहा है कि आप जॉब एप्लीकेशन, अगर आपको दिक्कत होती है कि नहीं दीदी हम नहीं लिख पा रहे, तो भाई तब आप जॉब एप्लीकेशन कर लेना, बट ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल सोचा कि अच्छा ठीक है भैया, अगर वो जो है गार्बेज नहीं, कूड़ा जमा हो गया आपकी सोसाइटी के अंदर तो क्या होगा, उससे क्या होगा, डिजीजेज होने का खतरा है, ठीक है। और क्या है, बहुत सारी जो है फ्लाइज वहाँ फैल रही है, इट इज़ नॉट, वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है।
और भी कुछ प्रॉब्लम, जो भी गार्बेज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, नालियाँ चोक हुई हुई हैं, बैड स्मेल, फाउल स्मेल है, ये सब लिख दिया आपने, ठीक है। तो जो पैराग्राफ नंबर 2 है, इसमें खुद का दिमाग लगा के 3-4 बातें लिख देना, दैट्स इट। फिर आप लिखोगे पैराग्राफ नंबर 3 में लास्ट लाइन, आई होप दैट एडिक्वेट मेजर विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज, आई होप दैट दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट। तुम्हारी चॉइस है, कोई से भी लिख सकते हो। इन दिस सिचुएशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, भी लिख सकते हो। लास्ट में एक लाइन लीव करके योर्स फेथफुली या सिंसियरली और आपका नाम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गाइस लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। पूरा देख लो, सेंडर का एड्रेस, एक लाइन लीव करके डेट, फिर एक लाइन लीव करके द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट सर या मैडम, फिर आपका इंट्रोडक्टरी लाइन, पैराग्राफ नंबर 2 जहाँ पे आप डिटेल्स दोगे, एंड लास्ट में पैराग्राफ नंबर 3। ओके, अब 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रॉब्लम वाला और एक इशू वाला, फिर आपको समझ में आ जाएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नाम गिवन है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट बस्टिंग लेवल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सिटी, यू आर अनूप आरोही, 606 हारमनी अपार्टमेंट्स नागपुर, ठीक है। एड्रेस भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। चलो बनाते हैं। तो हमने लिखा सेंडर का एड्रेस 606 हारमनी अपार्टमेंट्स नागपुर, एक लाइन लीव करके हमने डेट लगाई 6 मार्च 2024, ऐसे लिखी हमने डेट। फिर आपने लिखा द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम नागपुर ही लिख दिया, जब वही सिटी की बात है। तो फिर एक लाइन लीव करके हमने लिखना है अपना सब्जेक्ट, कंसर्न ओवर राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी। सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में से देख के लिख देना क्या है, कंप्लेंट अगेंस्ट बस्टिंग लेवल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सिटी। तो हमने लिख दिया कंसर्न ओवर, या फिर आप सिंपल ये भी लिख दोगे ना, बस्टिंग लेवल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन द सिटी, तो भी नंबर मिल जाएंगे। फिर आपने लिखा सर, और आपने डाला अपना पूरा का पूरा जो मैंने आपको सिखाया है वो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एसटी न्यूज़पेपर I wish to draw the attention of the authorities concerned towards the rising noise pollution in our city, ठीक है। सिंपल वही वाली लाइन लिखी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न अथॉरिटीज भी लिख दोगे तो भी वही बात है, टुवर्ड्स द राइजिंग पॉल्यूशन इन आर सिटी, ठीक है। ईज क्यों लिख दिया, सिटी, वाई लगाना खाली, ठीक है। डिस्पाइट लॉ, अब आप प्रॉब्लम बताओगे, डिस्पाइट लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट बैनिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजेज आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, पीपल सीम टू टर्न डेफ ईयर टू व्हाट द गवर्नमेंट टेल्स देम। अब आपने बताया कि ऐसा नहीं है, रूल बना हुआ है कि 9 बजे के बाद डीजे मत चलाओ या इस बजे के बाद मत चलाओ, बट फिर भी लोग चला रहे हैं। मैरिज प्रोकेशंस टिल लेट नाइट इन द मिडल ऑफ द सिटीज एंड डीजेज लाउड म्यूजिक आर ऑल सोर्सेज ऑफ नॉइज विच एडवर्स इफेक्ट एंड ओल्डर एंड द एलिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि क्या हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रही है, तो भैया बूढ़े लोग और जो लोग बीमार हैं उन्हें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स आर मेन विक्टिम्स स्पेशली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। अब नॉइज पॉल्यूशन है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा वो आपने लिख दिया, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। नॉट ओनली डज इट इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल बट ऑल्सो देयर बिहेवियर, हेल्थ पे भी और बिहेवियर पे भी चिड़चिड़े से आप रहोगे। इट कॉजेज एलिमेंट्स लाइक हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड व्हाट नॉट। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इतना ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होने की वजह से। लास्ट लाइन में इट ये वाली लाइन छोड़ दो, इट स्पीक्स वॉल्यूम वाली, आई होप स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, फाइन शुड बी इम्पोज्ड ऑन दोज हु ब्रेक द रूल। तो आपने सॉल्यूशन दे दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जो लोग रूल ब्रेक करें उसको जो है फाइन लगा दो उन लोगों को। एंड इन दिस सिचुएशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई होप दैट एडिक्वेट मेजर विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज, योर्स फेथफुली अनूप, ठीक है। तो ये वाले लेटर के अंदर आपका जो लेटर टू एडिटर है, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में खुद से 2-4 लाइनें लिख दोगे और अपना 3rd लाइन से एंडिंग कर दोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलो अब एक गार्बेज वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यू आर थारा नगर तिरुवंदर, तो आपने सेंडर एड्रेस डाल दिया, एक लाइन लीव करके डेट डाल दी, एक लाइन लीव करके द एडिटर द केरला टाइम्स केरला। तो क्या हमें ये सब डिटेल्स गिवन है, हाँ देखो ये गिवन है हमारे को जगह, ठीक है। फिर हमने एक जो है, फिर हमने द एडिटर द केरला टाइम्स केरला, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल लिखा। अब देखो लाइंस क्या लिखनी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन द एरिया। सिंपल इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई। अब आपको प्रॉब्लम बतानी है, गार्बेज से क्या प्रॉब्लम होगी। रेजिडेंट्स ऑफ आर नेबरहुड आर केयरलेसली डिस्पोजिंग गार्बेज विच हैज रिजल्टेड इन मेसी सिचुएशन, गार्बेज इज डम्प्ड ऑन द रोड एंड स्ट्रीट, स्ट्रे डॉग्स फीड ऑन इट एंड पैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स आर सीन एवरीवेयर। हर जगह स्ट्रे डॉग है भाई, वो काट भी सकते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन द रॉटन गार्बेज स्टिंग, रेनी सीजन में बदबू आती है बहुत, एंड बिकम्स अ फीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, वहाँ मक्खियाँ घूम रही होती है। एंड अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स ओवर द एरिया विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। सेकंड लाइन में प्रॉब्लम बता दी, 3rd लाइन में थोड़ा सा सॉल्यूशन देंगे। इन दिस सिचुएशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर वेयर बाय अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड अमंग द सिटीजन, द सिविक अवेयरनेस अबाउट द इशू कैन दस बी एनहांस्ड। I also request the authorities concerned to take necessary steps for proper disposal of garbage. Yours faithfully विवेक। तो सिंपल गाइज, आपको सेकंड लाइन भी देखो, आप गार्बेज से रिलेटेड 2 लाइन लिखिए और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ लेटर टू राइटर किसी भी टॉपिक पे है तो ऐसा डरना मत, मैं नहीं लिख पाऊंगा, सोचो
गार्बेज है तो क्या प्रॉब्लम हो गया, जस्ट राइट इट, ठीक है जी। ओके, तो हमने 2 जो है अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्वेश्चन चेक कर लिए हैं हमारे लेटर टू एडिटर के भी। तो सिंपल फॉर्मेट एक बार दोबारा देख लो आप, ये रहा हमारा फॉर्मेट, इंट्रोडक्टरी लाइन, सेकंड वाला पैराग्राफ खुद लिखना है, दीज आर सम ऑफ द क्लोजिंग लाइंस। ओके, तो ये हो गया हमारा लेटर टू एडिटर। अब आप लोगों को कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है कि आप लेटर टू एडिटर करोगे एग्जाम या जॉब एप्लीकेशन, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। फॉर्मेट दोनों की ही हमने प्रैक्टिस रखनी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आर्टिकल या रिपोर्ट में से ही कुछ पढ़ना हम शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग गाइस आपके एग्जाम में 5 नंबर का आने वाला है, और मैं क्या बताऊं तुम्हें, 1 नंबर इसके मिलेंगे, 2 नंबर उसके, नहीं गाइस 5 है तो हमें 5 नंबर ही लेकर आए। ओके, तो अब तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, सिंपल बात करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में जो है बता रहे होते हैं। जैसे कि कल परसों में तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, तो तुमने उसके ऊपर रिपोर्ट लिख दी कि एनुअल फंक्शन ऐसे हुआ था। कल परसों में तुम्हारी कॉलोनी में एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी एक साइकिल वाले बच्चे को, उसे चोट लग गई, उस पर तुमने एक रिपोर्ट बना के लिख दी। कल परसों में तुमने देखा आसपास में एक मॉल में आग लगी थी, तुम एक रिपोर्टर हो एक न्यूज़पेपर के, तो तुमने जो है अगले दिन ही उसमें लिख दिया कि भैया कल तो शाम को उस वाले मॉल में आग लग गई थी। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम किसी भी पास्ट इवेंट को जो 1 दिन पहले हुई हो, 2 दिन पहले हुई हो, 1 हफ्ते पहले हुई हो, कभी भी हुई हो, जो पास्ट में हुई हो, उसके बारे में लिखा करते हैं। दिस इज रिपोर्ट राइटिंग। जो इवेंट हो चुकी है उसको हमें लिखना होता है, एंड इसको जब हम लिखते हैं फिर तो इसलिए हम पास्ट टेंस लगा के लिखते हैं कि इस दिन पे ये हुआ था। ओके जी, तो चलो शुरू करते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग को। अ रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। ये एक डिस्क्रिप्शन होता है किसी इवेंट का, किसी इंसिडेंट का जो पहले हो चुका है, ठीक है जी। अ रिपोर्ट इज रिटन इन वेरी क्लियर फॉर्मेट में हमें लिखा होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो हमारे पास होती है। एक होती है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और दूसरी होती है मैगजीन की रिपोर्ट। तो आपको एग्जाम में दिख जाएगा कि अगर आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आएगी तो न्यूज़पेपर गिवन होगा, और मैगजीन की आएगी तो सिंपल राइट आर्टिकल एंड मैगजीन ऐसा कुछ लिखा होगा। अब एक डिफरेंस होता है, हमने जितना देखा न्यूज़पेपर और मैगजीन की रिपोर्ट में, कि ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होती है ना, उनमें ऐसे आते हैं जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, जैसे कोई फायर लग गई हो, कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो। काफ़ी बार न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ऐसी होती है बैड न्यूज़ वाली, और जो मैगजीन की रिपोर्ट होती है वो सिंपल सी होती हैं, ठीक है। तो इतना भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, बट अगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आएगी तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, एंड मैगजीन वाली रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग होता है। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे मैगजीन की रिपोर्ट में आपको ये सब चीज़ें आती है। कॉमन टॉपिक्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग मैगजीन की रिपोर्ट के क्या है, स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन है उसके बारे में लिखो, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ स्कूल में उसके बारे में लिखो, रोड सेफ्टी के बारे में सेलिब्रेशन हुआ कोई उसके बारे में लिखो, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ उसके बारे में लिखो, फ्लड रिलीफ कैंप हुआ आपके स्कूल में वो लिखो, ओल्ड एज होम की विजिट है वो लिख दो। न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट आपकी न्यूज़पेपर वाली होती है उसमें करंट इवेंट, कोई एक्सीडेंट या कोई सोशल इशू इस पे कराया जाता है, बट तुम्हें इस चीज़ को क्या सोचना है, जिस पे आएगा उस पे लिख देना, दैट्स इट, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट, ठीक है। कोई बॉक्स नहीं बनेगा, सिंपल ये हाईलाइट करने के लिए ऐसे मैंने पीछे वाइट बैकग्राउंड लगा दिया है, सिंपल लिखोगे आप, रिपोर्ट राइटिंग में कोई बॉक्स नहीं बनता है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको हेडलाइन देनी है, टाइटल जो है आपकी रिपोर्ट का वो देना है। जैसे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन हुआ था एबीसी पब्लिक स्कूल में और उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिख लियो, तो आप लिख दोगे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, दैट्स इट, सिंपल सा, ये आपका आई कैचिंग सा टाइटल हो गया। ब्लड डोनेशन कैंप था तो आप ऊपर लिख दोगे ब्लड डोनेशन कैंप, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, तो टाइटल होगा कैची सा। फिर बिना कोई लाइन लीव करके उसके नीचे आप बाय लाइन लिखोगे। बाय लाइन में क्या लिखा जाता है, बाय और उस आदमी का नाम, जैसे पेपर में जो नाम दिया होता है वो नहीं दिया होगा तो आप खुद से बना दोगे। जैसे मैंने लिख दिया बाय पिंकी और हमने इसका नाम लिख दिया हेड गर्ल जो है, और कोई भी जो आपका एबीसी पब्लिक स्कूल, ठीक है। कई बार रैंक पोजीशन भी गिवन होती है, अगर रैंक पोजीशन नहीं गिवन और आप खाली नाम भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं। जैसे आपको गिवन था नाम बाय रोहित, तो आपने लिख दिया बाय रोहित, और बस ये आपका पूरा का पूरा मैगजीन की रिपोर्ट हो गई। बट कई बार जैसे स्कूल में गिवन होता है रोहित, आपने एडिटर लिख दिया स्कूल मैगजीन, तो अगर आप ये भी लिख दोगे एडिटर स्कूल मैगजीन तो भी कोई गलत बात नहीं है। बट अगर नहीं गिवन हो क्वेश्चन में आपको रैंक, तो आप क्वेश्चन लीव में रैंक लिखना लीव भी कर सकते हो। फिर आपको लिखना है अपना ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में आप बताओगे कि क्या इवेंट हुआ था, एनुअल सेलिब्रेशन हुआ, वो क्या डेट पे हुआ था, क्या टाइम पे हुआ था और किस जगह पे हुआ था। तो ओपनिंग पैराग्राफ में आपको 4 बार W का जो है आंसर करना होता है। व्हाट हैपेंड यानी कि एनुअल सेलिब्रेशन हुआ, व्हेन हैपेंड कौन से डे को हुआ, टाइम को हुआ, एंड वेयर इट हैपेंड यानी कि स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ, ग्राउंड में हुआ, कहाँ हुआ।
पैराग्राफ नंबर 2 में आप इवेंट की डिस्क्राइब करोगे डिटेल, एनुअल फंक्शन में क्या क्या परफॉर्मेंसेस हुई ये वो, एंड लास्ट में आपको रिमार्क करना होगा कि इवेंट कैसा रहा, इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर द इवेंट, ये आपने लिख दिया। तो 3 हमारी जो है पैराग्राफ रहने वाले हैं। पहले में बताना है क्या इवेंट हुआ, कहाँ हुआ, जैसे अ ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ABC पब्लिक स्कूल ऑन 20 मार्च 2025 इन द स्कूल प्लेग्राउंड, बता दिया ना क्या हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप कब हुआ, 20 मार्च को हुआ, कहाँ पे हुआ, ABC पब्लिक स्कूल के प्लेग्राउंड पे हुआ। ये बस इससे आपका पैरा 1 बन गया। पैरा नंबर 2 में डिटेल्स दे दी कि बहुत सारे लोग आए थे, नंबर ऑफ पीपल बताओ जो ब्लड डोनेशन करने के लिए आए, ये सब लिख दिया। पैराग्राफ नंबर 3 में सक्सेसफुल इवेंट था बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो अब आता है हमारा एक फिक्स्ड फॉर्मेट, जैसे कि मैं आपको हर चीज़ के लिए फिक्स फॉर्मेट दे रही हूँ, तो यहाँ मैं तुम्हें फिक्स फॉर्मेट दे रही हूँ हमारी मैगजीन की रिपोर्ट के लिए। मतलब नाउ दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू दैट मुझे लग रहा है कि मैं आपको बता रही हूँ राइट नाउ। रिपोर्ट राइटिंग जो है ना, आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस है, और अगर आपको रिपोर्ट आ रही हो कोई एनुअल फंक्शन की, क्लीनलीनेस ड्राइव की, ये वो, मतलब एक्सीडेंट वाली अगर रिपोर्ट नहीं आई है, तो भैया ये फॉर्मेट है, दिस इज़ वॉट यू हैव टू राइट। बस ये लाइनें लर्न कर लो और कॉपी पेस्ट कराना जो भी आपको आया होगा, ठीक है। तो ये लाइन्स मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप हेडलाइन लिखोगे, जैसे स्पोर्ट्स फंक्शन आया, स्पोर्ट्स मीट आई, या एनुअल फंक्शन आया, तो एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन बाय नेम ऑफ द राइटर लिख दिया आपने, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आप ये लाइन्स लर्न कर लो, तो आप लिखोगे डैश वॉज ऑर्गेनाइज बाय। अब इस डैश में आप नेम ऑफ द इवेंट लिख देना जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे आपको गिवन है एनुअल फंक्शन, तो हमने लिख दिया द एनुअल फंक्शन, द लगा देना आगे, द एनुअल फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज बाय डैश। डैश क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसने ऑर्गेनाइज करा है। जैसे मैंने कहा ABC पब्लिक स्कूल ने करा, तो आप यहाँ लिख दोगे ABC पब्लिक स्कूल की भैया ABC पब्लिक स्कूल ने क्या अनाउंस करा है, ऑर्गेनाइज करा था एनुअल फंक्शन। ऑन में हमने डेट लिख दी 20 मार्च, ठीक है, 2025। फ्रॉम हमने टाइमिंग लिख दिया फ्रॉम 11 AM टू 5 PM की शाम तक चला, सुबह के 11 बजे से, ठीक है। इन या फिर हमने लिख दिया एट, ठीक है, ऑडिटोरियम पे एक एनुअल फंक्शन हुआ था। द प्रेमिसेस वॉज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। उसके बाद आपको बताना शुरू करना है कि कैसा रहा एनुअल फंक्शन। तो सबसे पहले हम बता देंगे वो जगह कैसी थी। तो द प्रेमाइसेस यानी कि वो जो जगह थी ऑडिटोरियम वॉज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन विद में आप लिख देना विद पोस्टर्स, ठीक है, बलून्स लिख दिए आपने, ठीक है, पिक्चर्स आपने लिख दी कि भैया उसको डेकोरेट कर रखा था। फिर एनुअल फंक्शन वगैरह मिस्टर एंड मिसेज में चीफ गेस्ट तो ज़रूर आएंगे, तो हमने लिख दिया मिस्टर मिसेज स्वाति गर्ग जो है वॉज द चीफ गेस्ट। अब वो कौन है बताओगे भी, फॉर्मर प्रिंसिपल की भैया पुरानी वाली प्रिंसिपल को ही चीफ गेस्ट की तरह बुला रखा था, वॉज द चीफ गेस्ट, ठीक है। डैश स्टूडेंट्स पीपल अटेंडेंट। अब ये वाली ना तब लिखनी होती है लाइन, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो तो तब आप लिखो ये कि 500 पीपल या फिर 500 स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट। तो स्टूडेंट वालों में तो ये लाइन लीव कर दो आप, पर जैसे कोई क्लीनलीनेस ड्राइव हुई हो, कोई मोहल्ले में कोई इवेंट हुआ हो, कोई अच्छे काम के लिए, तब आप लिख सकते हो कि 500 पीपल अटेंडेड द इवेंट, कि भैया ब्लड डोनेशन कैंप में ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा, तब आप ये लिख देना। अब आप लिखोगे द इवेंट स्टार्टेड विद डैश, आप लिख दोगे द इवेंट स्टार्टेड विद लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड डिफरेंट परफॉर्मेंसेस, द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस वेंट क्वाइट वेल and received great applause from the audience. Finally, the day was concluded after vote of thanks by the students after the speech from the chief guest. Event was a huge success. ये कुछ स्टैंडर्ड लाइन्स हैं जो आप याद कर सकते हो किसी भी जो है आपकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए, जहाँ पे आपको कोई एनुअल डे के बारे में बताना है, कोई क्लीनलीनेस ड्राइव के बारे में बताना है, ब्लड डोनेशन कैंप में भी देखो ये जा सकती है। ओके, अब एक मैं आपको और एग्जाम्पल बता रही हूँ ये एनुअल फंक्शन वाले का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। क्लीनलीनेस ड्राइव, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट का एक और देख लेते हैं जिसमें मैंने और अच्छे से लाइन्स लिख दी हैं। तो आपने लिखी हेडलाइन एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स मीट सेलिब्रेशन वॉटेवर, और बाय के आगे राइटर का नाम लिख दिया। तो आपने लिखा डैश वॉज ऑर्गेनाइज बाय, डैश में जो इवेंट क्वेश्चन में दी होगी वो, बाय यानी कि जिसने ऑर्गेनाइज कराया, जो भी स्कूल है उसका नाम लिख दिया या सोसाइटी का, डेट लिखा, टाइम लिखा और वेन्यू लिख दिया। फिर आपने लिखा द इवेंट वॉज अटेंडेड बाय स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड सेवरल डिग्निटरीज। द चीफ गेस्ट फॉर द डे वॉज मिस्टर मिसेस, कोई भी नाम लिख दिया। अ प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट, कि भैया स्कूल में किसी बड़े से एजुकेशनिस्ट को बुला लिया है। द प्रेमिसेस वॉज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन विद पोस्टर्स लिख देना एंड स्लोगन्स एंड पिक्चर्स एंड चार्ट पेपर्स, कुछ भी आप लिख देना। द इवेंट स्टार्टेड विद वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल। गाइज इन लाइन्स को लर्न कर लो अच्छे से। एनुअल डे सेलिब्रेशन पे आए, किसी भी स्कूल में कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो तो आप इस ये वाला लाइन्स यूज़ कर सकते हो। हु हाईलाइटेड द स्कूल अचीवमेंट थ्रू आउट द ईयर, सबसे पहले प्रिंसिपल ने आके स्पीच दी जिसमें स्कूल में की तारीफें करी बच्चों की। दिस वॉज फॉलोड बाय अ
series of cultural performances including dances, skits, music, renditions, all performed by the students. The highlight of the event was a drama performed by the senior student which conveyed a strong social message about environmental conservation. The students performed quite well and received great applause from the audience. Finally, the day was concluded after the chief guest in his address appreciated the efforts of the students and teachers. Event was a huge success. एंड में आपने conclusion भी दे दिया कि इवेंट काफ़ी अच्छा रहा. तो ये कुछ स्टैंडर्ड लाइंस है. रिपोर्ट राइटिंग बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट आपके सीनियर्स ने जब जब ये रिपोर्ट राइटिंग से अपना रिपोर्ट लिखा उनको फुल मार्क्स मिले हैं. तो ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल है फॉर गुड रिपोर्ट्स का, कि एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, क्लीनलीनेस ड्राइव. अगर आप क्लीनलीनेस ड्राइव पे भी आई हो तो भी आप ये लिख सकते हो कि क्लीनलीनेस ड्राइव में भी बच्चों ने स्किट करी, बस म्यूजिकल परफॉर्मेंस की तरह, स्किट ऑन टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, ये सब आप ऐड कर देना. अब आता है गाइज हमारा नेक्स्ट जो है हमारा न्यूज़पेपर का रिपोर्ट. तो मैगजीन की रिपोर्ट का आपको फॉर्मेट पता चल गया. मैगजीन की रिपोर्ट का फॉर्मेट सिंपल है. हेडलाइन लिखी, बाय और राइटर का नाम लिख देना और सिंपल आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट को 3 पैराग्राफ में लिख देना है. अब जो हमारी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होती है उसका थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाता है फॉर्मेट. उसमें आप पहले हेडलाइन लिखोगे, फिर बाय के आगे राइटर का नाम लिखोगे जो भी नाम है, और न्यूज़पेपर का नाम भी आपको लिखना है. जैसे कि मैंने हेडलाइन लिखी, फायर एक्सीडेंट, फायर ब्रोक आउट, कि भैया फायर लग गई, आग लग गई इन मॉल. ठीक है. फिर मैंने लिखा बाय, रिपोर्टर का नाम में मैंने लिखा राहुल. ठीक है. और मैंने यहाँ लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, कि ये अखबार का नाम हमने लिख दिया है. कोई भी आपको अखबार का नाम जो एग्जाम में गिवन होगा गिवन, नहीं तो खुद से बना के लिख दिया. फिर आपको लिखना है इंट्रोडक्टरी पैरा. तो इसके इंट्रोडक्टरी पैरा से पहले आपको प्लेस और डेट लिखनी होगी, कि जिससे हमें पता चल जाए कि अगर फायर ब्रेकआउट हुई है तो वो कहाँ हुई है और किस डेट पे हुई है. तो हमने लिख दिया न्यू दिल्ली. जगह कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली. कनॉट प्लेस में हुई है, मैंने लिख दिया कनॉट प्लेस. और डेट लिख दी 15 मार्च 2025 को लगी थी. ठीक है. तो ये डेट और आपको प्लेस लिखनी है इन द न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट. ठीक है. फिर आपको पैराग्राफ 1 के अंदर आंसर करना है 4-5 W को, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये बताना है आपको. एंड जो है जो भी प्रॉब्लम हुई है उस एक्सीडेंट के अंदर, फायर लगे तो फायर, वो सब बतानी है. पैराग्राफ नंबर 2 में आपको एक्सीडेंट का टाइप को और डिटेल में बताना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे. ठीक है. फिर कितने लोग आए मदद करने के लिए, कितने लोगों की डेथ हुई, ये सब करना है. एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ में जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आप वो लिखोगे. तो एक एग्जाम्पल से ही हम इसको पढ़ते हैं. ये देखो, ये एग्जाम्पल है और इसी से आपको समझ में आ जाएगा. तो 3 पैराग्राफ में हम इसको बना देंगे. 3 के ये आप, मैंने यहाँ 4 कर रखे, तो इसे 3 में ही कंप्लीट कर देना. तो मेजर फायर एट सिटी मॉल कॉजेज पैनिक, हमने एक टाइटल डाला मेजर फायर एट सिटी मॉल, उससे पैनिक हो गया, बाय रोहन शर्मा, और हमने न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर आपने प्लेस लिखी न्यू दिल्ली, February 10, 2025. बट डेट ऐसे मत लिखना, पूरी वही लिखना 10 मार्च 2025. पहले 10, फिर मार्च और फिर 2025. अ मासिव फायर ब्रोक आउट एट द सिटी मॉल. आपने बताया क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. अ मासिव फायर ब्रोक आउट, तो आपका पहला W आंसर हो गया व्हाट हैपेंड. एट कैनॉट प्लेस में, तो ये वेयर हैपेंड भी हो गया. येस्टरडे, व्हेन हैपेंड भी आपने बता दिया. येस्टरडे इवनिंग एट अराउंड 6 PM, तो सब पास्ट टेंस में जा रहा है. कॉजिंग वाइड स्प्रेड पैनिक अमंग शॉपर्स एंड स्टाफ. द फायर रिपोर्टेडली स्टार्टेड ऑन द सेकेंड फ्लोर. अब बताना है कहाँ हुई थी फायर स्टार्ट. ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड स्प्रेड क्विकली टू अदर पार्ट्स ऑफ द मॉल. तो यहाँ आपने प्रॉब्लम बता दी, कैसे हुआ, क्या हुआ, एंड हाउ इट हैपेंड. तो 4 W और हाउ भी बता दिया, कि व्हाट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, कैसे हुआ, रीज़न बता दिया कि शॉर्ट सर्किट हुआ था सेकेंड फ्लोर पे हुई. अब और डिटेल में सेकंड पैराग्राफ में हम प्रॉब्लम को बताएंगे. द मॉल सिक्योरिटी एंड स्टाफ अलर्टेड द फायर डिपार्टमेंट एंड 5 फायर इंजर्स अराइव्ड एट द सीन विद इन 20 मिनट्स. फॉर्चुनेटली नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड. कोई मरा वरा नहीं या फिर दिक्कत नहीं हुई. एज द इवैक्यूएशन प्रोसेस वॉज कैरिड आउट इफिशिएंटली. हाउएवर सेवरल शॉप्स सफर्ड सीवियर डैमेज एंड प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ लैक्स वर डिस्ट्रॉयड. आग लगी तो नुकसान तो होगा ही. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस थिक ब्लैक स्मोक फिल्ड द एंटायर बिल्डिंग. इसमें आई विटनेस डालने ज़रूरी होते हैं, तो आप इसको इसी वाले पैराग्राफ में करना. मैंने 4 कर दिए हैं, 4 कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, बट आई एम सजेस्टिंग यू 3 में ही खत्म करना अपना. तो इसको इसी के साथ में लिखते रहना. फायर फाइटर्स बैटल द फ्लेम्स फॉर ओवर 2 आवर्स. बताना पड़ेगा ना कितनी देर में आग बुझी. बिफोर ब्रिंगिंग द सिचुएशन इन कंट्रोल. द मॉल विल रिमेन क्लोज अंटिल द फर्दर नोटिस एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे टू असेस द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ द डैमेज. अथॉरिटीज, अब एंड में आपने कंक्लूजन लिखा, अथॉरिटीज हैव अर्ज कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट टू फॉलो सेफ्टी रेगुलेशन टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर.
तो ये सिंपल हो गई हमारी कोई भी फायर की रिपोर्ट, कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट, कई बार बस की टक्कर की, किसी भी अलग अलग टाइप की रिपोर्ट आती रहती है हमारे को एग्जाम के अंदर। एक ओके गाइस, तो ये हमारा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का एग्जाम्पल जो है वो हो गया है। ठीक है, तो एक बार न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। हेडलाइन, बाय नेम ऑफ रिपोर्टर और न्यूज़पेपर, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है जी। ओके, अब ये जो देखो फायर एक्सीडेंट वाला है, इसके लिए मैंने कुछ यहाँ सिंपल लाइंस लिखी है, इन्हें आप रीड कर लेना, मैं पीडीएफ लगाऊंगी उसमें से, बट इसकी कोई स्टैंडर्ड लाइन ऐसे बन नहीं सकती। अब भाई आग लगेगी तो आप अलग बातें लिखोगे, और अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो अलग बातें लिखोगे। ओके जी, तो दो टाइप की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट स्कूल के मैगजीन के लिए, एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए। जो स्कूल की मैगजीन है उसका फॉर्मेट सिंपल है, हेडिंग और बायलाइन लिखनी है, और कोई पोजीशन दी है तो लिख दी, नहीं दी है तो उसे लीव कर दिया। बट न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट है, हेडलाइन लिखनी है, न्यूज़पेपर के रिपोर्टर का नाम लिखना है, और आगे कोई न्यूज़पेपर का नाम, और यहाँ पे प्लेस और डेट आएगा, उसमें प्लेस डेट नहीं आएगी। तो यहाँ पे गाइस हमारा रिपोर्ट राइटिंग भी कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। ओके गाइस, तो अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो है हमारा आर्टिकल राइटिंग। अब ये आर्टिकल राइटिंग रिपोर्ट के साथ में चॉइस में आता है। रिपोर्ट भी 5 नंबर के, आर्टिकल भी 5 नंबर का है, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। बट हम पढ़ के दोनों ही जाएंगे फॉर्मेट को, क्योंकि कई बार रिपोर्ट अगर वो आई एनुअल फंक्शन वगैरह की, तो वो तो मैंने तुम्हें लर्न कराई दिया, आप लिख दोगे। बट तुम्हें ऐसा लग रहा हो दीदी रिपोर्ट मुश्किल लग रही है, तो आर्टिकल लिख देना, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है आर्टिकल का, 5 नंबर फ्री फंड में आपके पक्के हो जाएंगे। बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के अच्छी अच्छी सी बातें लिख देनी है। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक पीस ऑफ राइटिंग है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने आपको कह दिया सेव अर्थ पे आर्टिकल लिखो, मैंने आपको कह दिया सेव वाटर पे लिखो। अब चलो एग्जाम में हाई लेवल के बच्चे हो गए तो इतना आसान नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा मैंने मुश्किल वाला दे दिया। बताओ कोविड-19 में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दो, मेक इन इंडिया स्कीम के ऊपर लिख दो, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिख दो, ठीक है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर लिख दो, इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन के ऊपर लिख दोगे, सोशल मीडिया इंक्रीजिंग यूज, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर लिख दो। कोई भी इतनी सारे टॉपिक है दुनिया के अंदर, किसी पे भी आर्टिकल आ सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग को ऑन रखना है और आर्टिकल लिखना शुरू कर देना है। अब ये आर्टिकल के भी जो है हमारे पास में पूरे के पूरे फॉर्मेट का नंबर होता है। तो आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है ये देख लो। तो सबसे पहले आर्टिकल के फॉर्मेट में आता है हमारा टाइटल, जिसको आपको सेंटर में करके लिखना होता है। यानी कि जो पेज का सेंटर है उसमें आप आर्टिकल का टाइटल लिख दोगे, जैसे सेव अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सेव वाटर, सिंपल जो भी आपका टाइटल है वो आप लिख दोगे। कई बार क्वेश्चन में जो टाइटल गिवन होता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन दिस इशू, ठीक है, सेव ट्रीज पे लिखो, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पे आपको लिखने को है, तो वही आप सेम अपना टाइटल डाल देना, वो थोड़ा कैची सा होना चाहिए। आफ्टर दैट उसके जस्ट नीचे बिना कोई लाइन लीव करके आप लिख दोगे बाय, और नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, साहिल, संजना, वॉट एवर। नहीं गिवन हो तो खुद से बना के आप एक नाम लिख दोगे। ये आपका स्टार्ट हो गया आपका आर्टिकल लिखना। फिर यू हैव टू राइट 3 पैराग्राफ, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा नंबर 3। तो ये मैंने आपको टाइटल का बता दिया कैसे लिखना है, और ये फिर आप पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 टाइप पार्ट्स के अंदर आपको अपने आर्टिकल को डिवाइड करना है। मैंने आपको एक आर्टिकल लिखने को दिया है इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया पे, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में बताओगे कि आजकल बच्चे बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये वो। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप उसकी प्रॉब्लम बताओगे कि सोशल मीडिया यूज़ करने से उनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो रहा, ठीक है, और वो अपने आप कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी लोगों से। ये सब आपने कुछ बातें लिख दी। एंड देन थर्ड पैराग्राफ पे आप कुछ सजेस्ट करोगे, कंक्लूजन में आपको कुछ रेमेडीज देनी है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रख सके, कैसे वो थोड़ा बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं, या थोड़ा उनको टाइम कंस्ट्रेंट रखे कि इतनी देरी उन्होंने मोबाइल चलाना है, और इससे आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तो आर्टिकल राइटिंग का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल आपको एक टाइटल लगाना है, बीच में एक बाय लाइन लिखनी है और 3 पैराग्राफ लिख देने हैं। अब वो 3 पैराग्राफ लिखने कैसे हैं, चलो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बहुत आसानी से आप आ जाएगा आपको आर्टिकल लिखना। ओके, तो एक बार और आर्टिकल का पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। टाइटल ब्रीफ कैची स्टेटमेंट होनी चाहिए जो रीडर की अटेंशन को ग्रैब करे, और ब्रीफ कैची मतलब एक सिंपल से भी आपने 2 वर्ड भी 3 वर्ड भी लिख देना, हो गया टाइटल। फिर बाय लाइन में नेम ऑफ द राइटर लिखना है बाय के साथ में, और ये सेंटर अलाइंड होना चाहिए बिल्कुल बीच में, ठीक है। फिर आपकी बॉडी आएगी जिसमें 3 पैराग्राफ्स होंगे, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें आप कोई कोटेशन से शुरू कर सकते हो, ठीक है जी, क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड देना है अपने टॉपिक का, ठीक है। फिर डिस्कशन होगा सेकंड वाले में, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डीप डिस्कशन आप करोगे। थर्ड वाले में 3 से 4 सेंटेंसेस का होना चाहिए थर्ड पैराग्राफ, जहाँ पे आप समराइज भी कर सकते हो, पूरे आर्टिकल को आप समराइज भी करके लिख सकते हो। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट आपका 1 नंबर का है, यानी कि गाइज अगर आपने ये बीच में टाइटल लिख के बाय लिख दिया और 3 पैराग्राफ से बना दिया, चाहे उनमें कुछ भी लिखा हो, 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, 1 नंबर पक्का हो गया।
फिर 3 नंबर आपके कंटेंट के, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन के। इतनी बुद्धि मत लगाओ अपनी, सिंपल जो क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर देना, 5 ही मिलेंगे। अब ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है, सजेस्टेड टॉपिक्स है जो इस साल के लिए हमें पढ़ने अपने जो है इसमें से पेपर में आ सकता है गाइस, जो हमें पढ़ने आर्टिकल के लिए। पॉल्यूशन, क्रुएल्टी टू एनिमल, ड्रग अब्यूज अमंग द यूथ, इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, नीड फॉर पीस, नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, योगा की इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेसी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है इन पे आपको आ सकता है। तो थोड़ी सी जनरल आपको सेंस लगानी है अपनी, आप इस पे लिख लोगे। और अगर तुम्हें आर्टिकल बहुत मुश्किल लग रहा है तो भाई रिपोर्ट तो मैंने बता दी है फिक्स फॉर्मेट, तब आप रिपोर्ट कर लेना। चलो इनमें से एक टॉपिक चूज करते हैं, कौन सा करे। शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये भी अच्छा है। चलो ट्रीज के ऊपर करते हैं हम, इनमें से भी कोई डिफरेंट करते हैं। ओके, तो अब एक टॉपिक सॉल्व करते हैं, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट आर्टिकल 150 से 200 वर्ड का। ठीक है, ऐसा मत सोचना ऐसे टॉपिक पे नहीं आएगा, कभी कभी इतने सिंपल टॉपिक पे भी आ सकता है। तो हमने टाइटल डाला ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, नाम गिवन है राधा या फिर ऋषिकेश, तो भाई लड़कियां रख देंगी बाय राधा। ठीक है जी, चलिए। ट्रीज आर पोएम्स ऑफ अर्थ रिटन अपॉन द स्काई, कोटेशन से शुरू कर दिया। ट्रीज एंड प्लांट आर वन ऑफ द मेन रीजन वाई मैनकाइंड कम इनटू एग्जिस्टेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज हैज बीन एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन, दिस इज बिकॉज न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर। ट्रीज बहुत बढ़िया बता दिया। अब ट्रीज की बताई कि कितने अच्छे हैं हमारे लिए। दे मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव इन, दे एक्सेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, दे ऑल्सो ऑब्जर्व हार्मफुल गैसेज, ट्रीज बिल्ड अ शीट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV rays. Not only this, they also serve as a habitat for birds and various animals. Tree help in controlling water pollution, soil erosion. The places inhabited by large number of trees are quite cool. जहाँ पे पेड़ नहीं होते तो वहाँ पे तो एयर कंडीशन लगाने पड़ेंगे। Unfortunately, urbanization is leading to clearing of forests and parks despite numerous benefits. People come here for park, morning walks. ठीक है, they also serve as a place for the kids to play and socialize. ठीक है, क्या ट्री वाली जगह है। द ओनली वे लेफ्ट टू प्रिजर्व देम एंड रीप दीज बेनिफिट्स इज बाय ग्रोइंग देम एट फास्टर रेट। एज अ चाइनीज प्रोवर्ब सेड, एंड भी आपने कोटेशन से कर दी, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, सो डू योर बिट, मेक दिस प्लेस मोर ब्यूटिफुल। तो ये तो थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तुम इजी लैंग्वेज में लिख देना, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, दिस दैट। आपने ऐसे करके अपना आर्टिकल लिख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और देखो, फॉर्मेट समझाने के लिए कर रही हूँ मैं, बाकी अंदर का तो आपको खुद अपने अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखा है दैट तुम ये हो भारतीय विद्या भवन दिल्ली के बच्चे हो, तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि किसी बच्चे ने ऐसे जो है स्टंट को परफॉर्म करा है देखकर। तो ये आंसर हमारे को CBSE के स्टडी मटेरियल में गिवन है। सिंपल देखो, टाइटल लिखा, बीच में बायलाइन लिखी, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, इसको आप रीड कर लो अच्छे से और इसी टाइप से आपको आर्टिकल को लिखना है। अब येट अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि दीदी इतनी सारी लाइनें अगर हमें लग रहा है हम खुद से बना के नहीं लिख पाएंगे, तो गाइज रिपोर्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। इससे अगले टॉपिक पे मैंने रिपोर्ट पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने तुम्हारे को फिक्स्ड लाइन्स दे दी हैं कि अगर आपको लग रहा है कि जो है आर्टिकल डिफिकल्ट है तो आप रिपोर्ट लिख लेना, वरना आर्टिकल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल से टॉपिक आएंगे, जस्ट रन योर माइंड एंड जो 4-5 लाइनें आप हिंदी में सोचो और उन्हें इंग्लिश में बना के लिख दोगे। इतना ढंडा नहीं है कि तुमसे होगा नहीं, तुम आंसर बना के लिख नहीं पाओगे, नो। ठीक है, एक आर्टिकल का क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे घर पे प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए एंड आपका डर निकल जाएगा। तो विद दिस गाइज हम अब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, फिर इस वन शॉट को एंड कर देंगे। फाइनली हमारा वन शॉट सेशन कंप्लीट हो चुका है राइटिंग सेक्शन के एक एक टॉपिक का, चाहे वो नोटिस हो, इनविटेशन हो, जॉब एप्लीकेशन हो, या फिर हमारा लेटर टू एडिटर हो, या फिर हमारा आर्टिकल हो, या फिर हमारा रिपोर्ट हो। ईच एंड एवरी रिपोर्ट की एक चीज़ मैंने आपको बता दी और फिक्स्ड लाइन्स मैंने यहाँ आपको बता दी। अगर आपने इस वन शॉट को देखा है तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है, तुम्हें बस इन फिक्स लाइन्स को लर्न करना है और एग्जाम्पल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो इस वन शॉट को यहीं पे एंड करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि राइटिंग सेक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, तुम्हें फॉर्मेट समझ में आ गया है, दिस दैट, यू आर 100% रेडी, बट मैं तुम्हें 100 नहीं 1000% रेडी करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आने वाले दिनों के अंदर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, क्योंकि मैं लाइव आके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ कि यहाँ पे आकर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अब तुम्हें नोटिस का फॉर्मेट पता चल गया, तो लॉस्ट एंड फाउंड किसी दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, किसी दिन कोई प्रैक्टिस कर लेंगे। आर्टिकल है 10-15 आर्टिकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जल्दी, जिससे एग्जाम में ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे ना उन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, 3-4 इन्विटेशन और प्रैक्टिस कर लेंगे, मे बी मैं अलग वीडियोज भी अपलोड कर दूँ। ये तो वन शॉट है ना, इसमें तो ऑल इन वन है, सबकी एक अलग अलग कर दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए ये वीडियो इनफ है, इससे तुम कोई भी क्वेश्चन लिख लोगे, बस वो मैं डालूंगी आगे की वीडियोस तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए, कि तुमने खुद बैठ के अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2 दिन के अंदर में मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करा दूंगी। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब जल्दी जाओ चैनल पे और अगले दिन के लाइव सेशंस पे रिमाइंडर सेट कर दो। अभी फ्लेमिंगो पढ़नी है, विस्तार पढ़नी है, पोएम पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी है, सभी का लाइव शेड्यूल हो चुका है वन शॉट सेशंस का। गो एंड चेक आउट माय चैनल और रिमाइंडर्स को सेट कर दो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।